मिस्टर खन्ना झटके से पीछे मुड़े और अहान की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखने लगे। वही पूरा परिवार पहले ही सदमे में था। आपकी बहन? दादी माँ ने हैरानी से पूछा। हाँ दादी माँ, मेरी बहन आरजू। आपको पता है, कुछ महीनों पहले मैंने उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर देखा था, लेकिन मैं उनसे मिल नहीं पाया था। तब से मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ और वो मुझे एक हफ्ते पहले नैनीताल में मिली। मेरा एक्सीडेंट हो गया था वहाँ, उन्होंने ही मुझे बचाया और हॉस्पिटल ले गई। अहान मुस्कुराते हुए बोल रहा था। क्या कहा तुमने? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था? मिस्टर खन्ना को तेज आवाज सुनाई दी। अहान चौंक कर झट से खड़ा हो गया। मिस्टर खन्ना उसकी तरफ बढ़े और उसे गुस्से से देखने लगे। तुमने हमसे बताना भी जरूरी नहीं समझा ये बात? अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो कब अपनी जिम्मेदारी समझोगे तुम? मिस्टर खन्ना ने गुस्से से कहा। संजय, दादाजी की तेज आवाज आई। मिस्टर खन्ना चुप हो गए। आई एम सॉरी डैड, मैं दी को ढूंढने की वजह से ये सब बताना भूल गया। लेकिन मुझे दी मिल गई है और वो यही मुंबई में है। अगर दी मिल गई है तो मॉम भी उनके साथ ही होंगी, अहान ने खुशी से कहा। उसके चेहरे पर इस वक्त अपनी माँ और बहन से मिलने की खुशी साफ साफ दिखाई दे रही थी। संजय, क्या ये सच है? तेरी एक बेटी भी है? दादी माँ ने उनकी तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, मेरी कोई बेटी नहीं है। अहान को गलतफहमी हुई है, उसकी माँ सालों पहले मर चुकी है, इसलिए सभी इस बात को सच मान ले। अब मैं दोबारा इस पर कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, मिस्टर खन्ना ने गुस्से से कहा और वहां से बाहर चले गए। अहान उन्हें उदास होकर देखता रहा। उसको उदास किसी को भी अच्छा नहीं लगा। बिना माँ के पला बच्चा घर में भले ही वो पूरे परिवार के बीच था, लेकिन एक माँ माँ ही होती है, उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है। दादी माँ ने अहान का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठाकर पूछा। क्या तू सच कह रहा है? वो मेरी पोती है? हाँ दादी माँ। रुको, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, फिर आपको यकीन होगा, अहान ने कहा और जल्दी से अपने फोन में वीडियो चला दिया। सभी ध्यान से वीडियो को देख रहे थे, जिसमें आरजू हॉस्पिटल के बाहर आती हुई और बाहर जाती हुई दिखाई दे रही थी। वो बिल्कुल अहान जैसी ही दिखती थी, कोई भी उन्हें देखकर बता सकता था कि वो दोनों जुड़वा है। तभी नमन की नजर आरजू के साथ चल रहे इंसान पर पड़ी। किंग, उसने हैरान होकर कहा। किंग का नाम सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लगे। तुमने किंग का नाम क्यों लिया? नमन के पिता सागर ने कहा। डैड, ये किंग है जो आरजू के साथ चल रहे हैं। आप तो जानते हैं ना, युवान सहगल के सभी बिजनेस की दुनिया में किंग नाम से जानते हैं, लेकिन जब वो बुरे काम करने पर आता है तो सब है बैड बॉय स्माइल विद हॉर्न्स कहकर बुलाते हैं। नमन ने जल्दी से कहा। हमारा एक प्रोजेक्ट जो इनके साथ चल रहा है, मैं जितनी बार भी उनकी कंपनी गया हूँ वहां मुझे उनका असिस्टेंट ही मिलता था। कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई मेरी, लेकिन मैगजीन में रोज उनके बारे में कोई ना कोई खबर जरूर निकलती है, जिस वजह से मैं उन्हें पहचान गया। हालांकि हमारा परिवार भी उनके ही बराबर अमीर है, लेकिन इस आदमी की बात ही अलग है। नमन ने गहरी सांस लेकर कहा। सभी चुप थे, जो समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर आरजू किन के साथ क्यों थी। अहान, तुम्हें कुछ और पता है आरजू के बारे में? किरण ने कहा। हाँ पता है ना, उस डॉक्टर ने कहा था कि जिन्हें आप किंग बोल रहे हो वो उनका बॉयफ्रेंड है। अहान ने खुशी से बताया। बॉयफ्रेंड? सभी हैरान थे। अहान, तेरा बर्थडे अगले महीने दिवाली के दिन पड़ रहा है। अगर आरजू सच में तेरी बहन है तो उसका बर्थडे भी उसी दिन होगा। किरण ने कहा। हाँ बिल्कुल, उसने सर हिलाकर कहा। मैं खुद जाकर किंग से मिलता हूँ, शायद मुझे कुछ पता चल जाएगा। नमन ने कहा। हाँ ये ठीक रहेगा, दादाजी ने कहा। दादाजी कुछ सोच रहे थे, उसके बाद वो उठकर वहां से अपने रूम में चले गए। उनके पीछे पीछे दादी माँ भी चली गई। रूम में दादाजी किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। आप क्या सोच रहे हैं? दादाजी ने सर उठाकर उनकी तरफ देखा और कहा। क्या ये वही लड़की हो सकती है जिसे उसने हमसे छुपाकर रखी थी? हाँ, वो अहान की तरह है, लेकिन संजय ने तो उसे अपनी बेटी मानने से मना कर दिया। दादी माँ ने परेशानी से कहा। उस वक्त हमें नहीं लगा था कि वो औरत इतनी झूठी होगी। हमने उस पर भरोसा करके उस लड़की को उसे सौंपा था। जरूर उसने आरजू को पैसे के लिए हमारे सामने भेजा होगा। उस वक्त भी उसने पैसों के लिए अहान को हमें सौंप दिया था, लेकिन आरजू को ये कहकर रख लिया था कि वो उसके जीने का सहारा थी। हमने भी उसे फोर्स नहीं किया और इस बात को संजय से छुपा ली। हमने उसे यही बताया कि उसका सिर्फ एक बेटा था। दादाजी ने अफसोस से कहा। काश उस वक्त हमने सब कुछ वक्त रहते संभाल लिया होता तो आज हमारा बेटा यूं अकेला न होता। उसने किसी और शादी तक नहीं की। उसे लग रहा है कि वो दगाबाज औरत फिर से उसकी जिंदगी में आने की कोशिश कर रही है। जैसे उसने उस वक्त की थी, उसने तब भी उसे नहीं अपनाया था और वो आज भी उसे नहीं अपनाएगा। दादी माँ ने उदासी से कहा। लेकिन उसमें उस बच्ची का कोई कसूर नहीं है, सारी गलती उसकी माँ की थी। हम चाहते हैं कि आरजू घर आए और हमारे साथ रहे। दादी माँ ने कहा। ये हमारे हाथ में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, दादाजी ने उदासी से कहा। दूसरी तरफ मिस्टर खन्ना अपने ऑफिस में केबिन में बैठे हुए थे। उनके हाथ में एक औरत की तस्वीर थी।
आखिर तुम धोखेबाज ही निकली ना। मेरी एक बेटी है और तुमने मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताया और उसे अपने साथ रखा, तो अब क्यों उसे लेकर मेरे सामने आ रही हो? एक बात समझ लो, मैं इस बार तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगा। न तुम्हें और न ही तुम्हारी बेटी को अपनाऊंगा, क्योंकि इतने सालों वो तुम्हारे पास थी तो उसके अंदर भी तुम्हारी तरह धोखेबाजी ही होगी। आखिर खून जो तुम्हारा है। मिस्टर खन्ना ने नफरत से कहा। युवान देर से घर आता है। अंदर आते ही उसे आरजू हॉल में सोफे पर अपनी किताबों के साथ मिलती है। उसके आसपास कोई भी नहीं था। कल भी आरजू का एग्जाम था, इसलिए वो पढ़ रही थी। युवान जाकर उसके सामने वाले सोफे पर बैठ जाता है और अपने हाथ में पकड़े बैग को दूसरी तरफ रख देता है। आज फिर उसे ज्यादा काम करना पड़ा था, वो काफी थक गया था। उसके सर में हल्का दर्द भी था। युवान ने अपना सर पीछे सोफे पर टिका दिया और आंखें बंद कर ली। पढ़ते हुए आरजू को महसूस हुआ कि कोई उसके करीब है। उसने सर उठाकर सामने देखा। युवान को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे पता ही नहीं चला था कि वो कब आया। वो झट से उठकर उसके पास चली गई और उसके गले लगते हुए कहा, आप आ गए। हम। युवान ने धीरे से कहा। उसकी आंखें अभी भी बंद थी, एक हाथ उसके सर पर था, शायद दर्द ज्यादा था। उसे इस तरह से देख रहा आरजू ने जल्दी से पूछा, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेबी, बस थोड़ा सर दर्द है, ठीक हो जाएगा, उसने आराम से कहा। लेकिन उसके दर्द की बात सुनकर अब आरजू को चैन कहा था। वो जल्दी से खड़ी हुई और फौरन किचन में चली गई। युवान आंखें बंद कर ही महसूस कर सकता था कि आरजू उसके पास नहीं है, लेकिन फिर भी उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो चुपचाप बैठा रहा। कुछ ही देर में आरजू वापस आए। उसके हाथ में एक कटोरी थी जिसमें तेल था। आरजू युवान के पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसने युवान का हाथ उसके सर से हटाया और एक तरफ आराम से रख दिया। उसने जल्दी से उसकी टाई खोलकर दूसरी तरफ रख दिया। अब उसने धीरे से युवान का कोट उतारा। बेबी क्या कर रही हो? युवान उसे ये सब करता हुआ देखकर बोला। उसकी आंखें लाल थी। आरजू को उसे देखकर बुरा लग रहा था। आप बस चुप रहिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए, आरजू ने उसकी शर्ट के बटन खोलकर कहा। युवान ने कुछ नहीं कहा, अभी उसका मन कुछ भी करने का नहीं था। उसने अपना सर वापस से सोफे पर टिका दिया और आंखें बंद कर ली। युवान की शर्ट के बटन खोलकर आरजू ने अपने हाथ में थोड़ा तेल लिया और उसे युवान के बालों में लगाने लगी। वो अपने हल्के हल्के हाथों को उसके बालों में चला रही थी, जिससे युवान को काफी अच्छा लगने लगा। साथ ही साथ वो बीच बीच में उसका सर भी दबा रही थी। युवान को बहुत अच्छा फील हो रहा था। बेबी, ये तुमने कहाँ से सीखा? कुछ देर बाद युवान ने कहा, मम्मा से। मम्मा भी ऐसे ही करती थी जब भी मेरे सर में दर्द होता था, आरजू ने मुस्कुराते हुए कहा। युवान भी हल्के से मुस्कुरा दिया। आरजू ने कम से कम 1 घंटे तक उसके सर की मालिश की। अब युवान को दर्द में काफी रिलीफ मिल गया था। युवान ने आरजू का हाथ पकड़कर उसे अपने सांस किया। आरजू उसके सामने आकर नासमझी से उसे देखने लगी। युवान ने उसे अपनी गोद में बैठा लिया और उसके गालों को चूमते हुए कहा, तुम्हारे हाथों में जादू है, मेरा दर्द ठीक हो गया। सच्ची? आरजू ने खुशी से कहा। हम अब दर्द ठीक किया है मेरी बेबी ने, तो उसे इनाम भी मिलना ही चाहिए न? युवान ने अपने होठ आरजू के गालों पर सहलाते हुए कहा। हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए, आरजू ने खुशी से कहा। इनाम सुनकर आरजू की आंखों में चमक आ गई थी। वो न जाने क्या 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 सोचने लगी थी कि उसे युवान गिफ्ट में देगा। क्या कोई कार हो सकती है, या कोई कीमती नेकलेस, या फिर कहीं घूमने की ट्रिप? बेचारी आरजू और उसके बड़े बड़े सपने। आरजू को खोया हुआ देखकर युवान के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। आरजू की मालिश से अब वो एनर्जेटिक महसूस कर रहा था। उसकी सारी थकान खत्म हो गई थी। युवान ने तुरंत आरजू के होठों पर अपने होंठ रखकर किस करना शुरू कर दिया। आरजू जो अपने सपने में खोई थी, वो वापस आ गई। आरजू अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर युवान को देखने लगी। जो उसे किस करने में खोया हुआ था, उसके हाथ आरजू के पेट पर चल रहे थे। आरजू भी धीरे धीरे उसकी किस में खोने लगी। उसकी आंखें बंद हो गई थी। अब वो युवान की किस को महसूस कर सकती थी। 10 मिनट बाद युवान आरजू से अलग हुआ और उसे देखने लगा। आरजू गहरी गहरी सांसें ले रही थी। युवान हमेशा ही उसे इस तरह से किस करता था कि उसका सांस लेना मुश्किल हो जाता था। युवान अब आरजू के गले पर किस करने लगा। बस अब क्या, आरजू अब पूरी तरह से उसकी बाहों में खो चुकी थी। युवान ने आरजू को गोद में उठाया और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। अपने रूम में आते ही युवान ने आरजू को बेड पर लिटाया और जाकर दरवाजा बंद किया। उसने अपनी शर्ट के बचे हुए बटन खोलकर शर्ट उतार दी और आरजू के ऊपर आ गया। आरजू ने युवान के गले में अपनी बाहें डाल दी। युवान उसे फिर से किस करने लगा। युवान किस करते हुए आरजू के कपड़े निकालने लगा, जिसे महसूस कर आरजू ने उसकी मदद की, क्योंकि अब वो खुद भी अपने ऊपर से कंट्रोल खो चुकी थी। कुछ देर बाद दोनों एक चादर के अंदर एक दूसरे के प्यार में खो चुके थे। बस उनकी आवाजों का शोर उस कमरे में सुनाई दे रहा था। करीब सुबह के 5 बज रहे थे, लेकिन कमरे का माहौल अब भी गर्म था।
युवान बस करिए, आरजू ने थकी हुई आवाज में कहा। साथ ही उसकी आवाज में थोड़ा गुस्सा भी था। बेबी कुछ देर और, युवान ने उसे प्यार करते हुए कहा। आरजू ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसकी आंखें नींद से भारी हो रही थी। धीरे धीरे वो नींद में चली गई। कुछ देर बाद युवान भी रुक गया और आरजू के ऊपर ही लेट गया। लेकिन जल्द ही उसे आरजू और अपनी हालत का ध्यान आया। वो झट से उठा और आरजू को उठाकर बाथरूम ले गया। आधे घंटे बाद दोनों बाहर आए। युवान ने शॉर्ट पहना और आरजू को नाइट ड्रेस पहना दी। आरजू तो गहरी नींद में जा चुकी थी, उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा था। युवान आरजू के बगल में लेट गया और उसके माथे पर किस करके कहा, मेरी भोली बेबी, जल्द ही मेरी बातों में आ जाती है। इस वक्त युवान के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। अगली सुबह टेबल पर रखा आरजू का फोन कई बार बजकर बंद हो चुका था। एक बार फिर से उसका फोन बजने लगा, जिसकी आवाज से आरजू की नींद टूटी। आरजू ने धीरे से अपनी नींद भरी आंखें खोली। वो उठने लगी, लेकिन जल्द से उसके मुंह से तेज आवाज निकली। उसने फौरन अपनी कमर पकड़ ली। साथ ही उसकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि दर्द इतना ज्यादा था कि आरजू से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आरजू ने आंखें खोली। उसकी नजर बगल में लेटे युवान पर गई। उसे देखते ही उसे गुस्सा आ गया। उसने धक्का मारकर नीचे गिरा दिया, लेकिन इसमें उसे काफी ताकत लगानी पड़ी, जिस वजह से एक बार फिर से उसे तेज दर्द का एहसास हुआ। आरजू गुस्से से चीखी, युवान। आरजू ने आंखें खोली। उसकी नजर बगल में लेटे युवान पर गई। उसे देखते ही उसे गुस्सा आ गया। उसने धक्का मारकर नीचे गिरा दिया, लेकिन इसमें उसे काफी ताकत लगानी पड़ी, जिस वजह से एक बार फिर से उसे तेज दर्द का एहसास हुआ। आरजू गुस्से से चीखी, युवान। युवान जो जमीन पर गिरा पड़ा था, गिरने से उसकी नींद खुली। साथ ही आरजू की आवाज भी सुनाई दी। वो झट से अपनी आंखें खोलकर उठकर खड़ा हुआ और आरजू के पास आया। बेबी क्या हुआ? युवान ने परेशान होकर पूछा। क्या हुआ? अभी भी आप पूछ रहे हैं क्या हुआ? मुझे दर्द हो रहा है, आरजू ने गुस्से से मुंह फुला कर कहा। युवान एकटक आरजू को देखने लगा। उसने जल्दी से ड्रॉर से एक पेन किलर की टैबलेट निकाली और आरजू को देते हुए कहा, खाओ इसे। आरजू ने बिना कोई नाटक किए चुपचाप दवा खा ली। युवान ने उसे पानी पिलाया। आरजू उसे ही देख रही थी। अचानक से वो इतना शांत कैसे हो गया था? दवा खाकर आरजू उठने लगी, लेकिन युवान ने जल्दी से उसकी कमर पकड़कर उसे थाम लिया। कहाँ जाना है? उसने पूछा। मेरा एग्जाम है आज, रेडी होने जाना है मुझे, आरजू ने उसे घूरते हुए कहा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है जाने की, आज घर पर रुककर रेस्ट करो, युवान ने साफ मना कर दिया। ये आपको कल सोचना चाहिए था ना, मुझे जाना है बस, आरजू ने कहा और उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी। युवान की आंखें अचानक गहरी हो गई। उसने ठंडी आवाज में कहा, एक बार बोल दिया ना नहीं जाना है। उसकी सर्द आवाज सुनकर आरजू थोड़ा कांप गई। उसने उसकी आंखों में देखा जो उसे घूर रही थी। आरजू ने चुपचाप सर झुका लिया। आरजू युवान के इस रूप से बहुत डरती थी। युवान भी कभी उसके सामने इस लहजे में बात नहीं करता था, हमेशा नॉर्मल रहता था, लेकिन जब वो उसकी कोई बात नहीं मानती थी वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था। युवान ने आरजू को प्यार से गोद में उठाया और बेड पर लेटा दिया। उसने अपना फोन उठाया और बालकनी में चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया। उसने आरजू को देखा जो अभी भी सर झुकाकर बैठी हुई थी। युवान ने गहरी सांस ली और उसके पास आया। युवान आरजू के पास बैठा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। आरजू ने भी उसके सीने पर सर रखकर उसे कसकर पकड़ लिया। कुछ देर दोनों ऐसे ही बैठे रहे। इससे आरजू को बहुत सुकून मिल रहा था। भले ही वो कभी कभी उस पर गुस्सा करता था, लेकिन उससे ज्यादा प्यार और केयर कोई नहीं करता था। युवान ने आरजू को सीने से लगा रखा था और खुद फोन में कुछ कर रहा था। युवान, आरजू ने धीरे से आवाज दी। युवान ने उसकी तरफ देखा। मेरी फैमिली के बारे में कुछ पता चला? आप कल बताने वाले थे ना? उसने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हें मिल गई तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? उसने उसके गालों को सहलाते हुए पूछा। बिल्कुल भी नहीं, आरजू ने ना में सर हिलाते हुए झट से कहा। युवान आरजू के जवाब से खुश हुआ। तो फिर क्यों पता करना चाहती हो उनके बारे? अगर वो तुम्हें अपने साथ ले गए मुझसे दूर, तब क्या करोगी तुम? उसने पूछा। नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ उनसे इसलिए मिलना चाहती हूँ कि ये जान सकूं कि आखिर उन्होंने मेरी मम्मा को और मुझे क्यों छोड़ा। आरजू ने सीधे कहा। मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, जिन्होंने बचपन से ही मुझे छोड़ रखा है। मुझे उनके पास नहीं जाना है, मुझे बस आप चाहिए और आपके पास ही रहना है, लेकिन मुझे मेरे सवाल के जवाब भी चाहिए। आरजू ने आगे कहा। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, युवान ने उसके बिखरे बालों को सही करते हुए कहा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। युवान ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाया, उसके होठों पर किस करने लगा। आरजू ने भी उसे नहीं रोका। तभी आरजू का फोन वापस से बजने लगा। आरजू को ध्यान आया कि सुबह से उसका फोन बजे जा रहा था।
लेकिन वो भूल गई थी आरजू युवान को पीछे कर उससे अलग हुई। आरजू ने उसकी तरफ देखा, वो न खुश था आरजू की हरकत से। आरजू ने जल्दी से अपना फोन उठाया और कहा, हेलो। उधर से जिया की आवाज आई। कहाँ है तू सुबह से? कितनी बार कॉल कर चुकी हूँ तुझे। सॉरी यार, लेकिन आज मैं कॉलेज नहीं आ पाऊंगी। आरजू ने उदास होकर कहा। अरे तू चिंता मत कर, मैं अभी कॉलेज में हूँ। तुझे यही बताने के लिए कॉल किया है कि कॉलेज के एक हफ्ते के लिए बंद हो गया है, अब एग्जाम एक हफ्ते बाद होगा। जिया ने हंसते हुए कहा। क्या, लेकिन अचानक से कैसे? आरजू काफी ज्यादा हैरान थी। अरे छोड़ना, मुझे क्या करना है, मुझे तो खुशी ही हो रही है क्योंकि मैंने कुछ पाए नहीं की थी और अब इतना वक्त मिल गया है पढ़ने के लिए। जिया ने कहा। तेरा तो ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगी एक हफ्ते? आरजू ने मुंह बनाकर कहा। अचानक वो तेज से चिखी। युवान ने उसके गले पर बाइट कर लिया था, साथ ही वो किस भी कर रहा था। क्या हुआ? जिया ने फिक्र से पूछा। मच्छर था, आरजू ने जल्दी से कहा। अच्छा, मच्छर ज्यादा बड़ा है क्या? जिया ने चिढ़ाते हुए कहा। आरजू के गाल लाल हो गए। कुछ भी। अच्छा मैं रखती हूँ, बाय। आरजू ने जल्दी से कॉल कट कर दी। उसे शर्म आ रही थी। उसने पीछे मुड़कर युवान को देखा, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। आपने काटा क्यों? मुझे दर्द हो रहा है अब, उसने मुंह फुला कर कहा। प्यार में दर्द होता है बेबी, युवान ने उसे खुद के करीब करके कहा। अच्छा अभी बताती हूँ, आरजू ने कहा और युवान के करीब जाकर उसके सीने पर काट लिया। लेकिन इससे युवान को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। आरजू ने सर ऊपर कर उसे देखा तो उसने उसका सर सहला दिया। तो अब तुम्हारी छुट्टी है, तुम घर पर आराम करो, युवान ने आरजू को एक तरफ लेटा कर कहा। आज शाम को हम डिनर पर चलेंगे, युवान ने कहते हुए आरजू का माथा चूमा और नहाने चला गया। युवान के जाने के बाद आरजू लेटे हुए सोचने लगी। जब तक युवान उसकी जिंदगी में नहीं था, उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था, लेकिन अब वो उसके साथ जीना चाहती थी। उसे सिर्फ और सिर्फ वही चाहिए और कोई नहीं। युवान से ज्यादा जरूरी उसके लिए कुछ नहीं है, वो सब कुछ छोड़ सकती है लेकिन उसे नहीं। युवान रेडी होकर आरजू के सामने खड़ा हुआ था। आरजू एकटक उसे देखे जा रही थी। आपने ही मेरे एग्जाम कैंसिल करवाए ना? आरजू ने उसे देखकर पूछा। हाँ बिल्कुल, कोई शक है तुम्हें? उसने उसे देखकर कहा। आपने ऐसा क्यों किया? आरजू ने मुंह बनाकर कहा। जरूरी था, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। इस बार युवान ने आरजू को चिढ़ाते हुए कहा। आरजू सर झुकाकर मुस्कुराने लगी। उसके गाल लाल हो गए थे, उसे काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। युवान ने आरजू के चेहरे को अपनी तरफ किया। उसने आरजू के गालों को सहलाते हुए कहा। अपना ख्याल रखना, शाम को जल्दी वापस आऊंगा, हमें डिनर पर भी जाना है ना? आरजू ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। युवान ने झुककर प्यार से आरजू का माथा चूमा और वहां से चला गया। युवान के जाने के बाद आरजू वापस से सो गई क्योंकि उसे अभी भी नींद आ रही थी। युवान अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। तभी श्याम ने आकर कहा, बॉस मिस्टर नमन आए हैं। युवान के लैपटॉप पर चलते हुए हाथ रुक गए। उसने सर उठाकर श्याम की तरफ देखा और कहा, भेजो उसे। श्याम सर हिलाकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। श्याम के साथ नमन अंदर आया। हेलो किंग, नमन ने मुस्कुराते हुए कहा। युवान ने सर हिला दिया। श्याम जाकर युवान के पीछे खड़ा हो गया। टेक अ सीट मिस्टर नमन, युवान ने सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा। नमन सर हिलाकर युवान के सामने बैठ गया। थैंक यू सो मच जो आप मुझसे मिलने के लिए रेडी हो गए, नमन ने बात शुरू करते हुए कहा। मिलना तो था ही, आखिर बात मेरी बेबी की जो है, युवान ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा। उसकी आवाज सुनकर नमन उसकी तरफ देखने लगा। देखो नमन, मुझे घुमा फिरा कर बात करनी नहीं आती है। मुझे पता है कि तुम सभी को आरजू के बारे में पता चल चुका है। मुझे ये जानना है कि तुम्हारे घर पर सबने रिएक्ट कैसा किया है, युवान ने सीधे पूछा। नमन उसकी बात सुनकर चौंक गया। उसे नहीं लगा था कि युवान उससे ये सब पूछेगा। तो क्या युवान सच में आरजू के लिए सीरियस है? मुझे तो लगा था कि ये बस टाइम पास है, नमन ने अपने मन में सोचा। नमन, युवान ने तेज आवाज में उसका नाम लिया। हाँ जी, वो मैं कुछ सोच रहा था, उसने जल्दी से कहा। आंसर, युवान ने उसे घूरते हुए कहा। वो आहान तो बहुत खुश है कि उसकी एक बहन भी है, लेकिन घर में और कोई भी खुश नहीं है कि, या कहे आरजू को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। खासकर बड़े पापा, उन्होंने आरजू को अपनाने से साफ साफ इनकार कर दिया है, नमन ने गहरी सांस लेकर कहा। नमन की बात सुनकर युवान कुछ सोचने लगा। हम बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो तुम्हें मुझे डिनर पर इनवाइट करना चाहिए, युवान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। क्या? नमन को युवान की बात का मतलब समझ नहीं आया था। थैंक यू सो मच नमन, आपने आज अपने घर में मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया है, युवान ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा। नमन का मुंह खुला का खुला रह गया था। युवान की बात सुनकर, अजीब आदमी है ये, खुद से खुद को इनवाइट कर लिया मेरे घर आने के लिए, नमन ने हैरानी से मन में सोचा। इट्स माय प्लेजर, नमन ने फेक स्माइल के साथ कहा।
हम तो फिर जाए तैयारी कीजिए, युवान ने कहा। जी बिल्कुल, नमन ने कहा और सर हिलाकर वहां से चला गया। सर अब आप क्या करने की सोच रहे हैं? श्याम ने युवान को देखकर पूछा। कुछ है श्याम जो हमें पता नहीं है, उसके लिए आरजू का मिस्टर खन्ना के सामने आना बहुत जरूरी है। युवान ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, फिर श्याम की तरफ देखकर बोला, जरा गुप्ता फैमिली पर नजर रखो, जरूर इससे इन दोनों का कोई लेना देना है। आखिर ये लोग इतने शांत क्यों हो गए हैं? इन्होंने जॉन को ढूंढने के लिए भी कुछ नहीं किया। जरूर कुछ न कुछ इनके दिमाग में चल रहा होगा, नजर रखो इन पर। एक पल के लिए भी नजर हटनी नहीं चाहिए। श्याम ने सर हिला दिया और वहां से चला गया। युवान ने अपनी डेस्क पर रखी आरजू की तस्वीर को उठाकर कहा, आई विल प्रोटेक्ट यू माई लव। अपना सार काम खत्म कर युवान घर पहुंचा। रूम में आकर उसने देखा कि आरजू अभी तक सो रही थी। उसे देखकर वो मुस्कुराया और बेड पर बैठ गया। आरजू के सर को सहलाते हुए उसने कहा, लिटिल रैबिट उठो। उसकी आवाज से आरजू थोड़ा कसमसाए लेकिन उठी नहीं। युवान झुककर उसके होठों को हल्के से चूम कर कहता है, उठो आज हमें बाहर जाना है, भूल गई क्या? आरजू ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें अभी भी नींद से भरी हुई थी। आरजू उठकर अपना सर युवान की गोद में रख देती है। युवान उसके सर को सहलाते हुए पूछता है, फीलिंग वेल? हम आरजू उसके कमर के चारों तरफ हाथ लपेटकर कहती है, गुड, चलो अब उठ जाओ, आज बहुत खास दिन है। युवान ने कहा। उसके हाथ अभी भी आरजू के बालों पर चल रहे थे। 5 मिनट बाद आरजू उठ गई। वो अपने कपड़े लेकर चेंज करने चली गई। युवान अपने बिजनेस सूट में ही जाने वाला था। युवान सोफे पर बैठकर आरजू का वेट करने लगा। 1 घंटे बाद आरजू युवान के सामने एक व्हाइट ड्रेस पहने हुए खड़ी थी, जिसमें वो किसी स्नो व्हाइट के जैसे लग रही थी। युवान एक टक उसे देख रहा था, उसकी नजरें ही नहीं है रही थी उस पर से। आरजू उसे आवाज दे रही थी लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो पूरी तरह से उसमें खोया हुआ था। युवान, आरजू तेज आवाज में चीखी। हाँ, अचानक युवान अपने होश में आया। कहाँ खो गए आप? कब से आवाज दे रही थी आपको? आरजू ने मुंह बनाकर कहा, नहीं, कहीं भी नहीं। वो मैं कुछ सोच रहा था। युवान ने इधर उधर नजरें करते हुए कहा, हम ओक अब चलिए, देर हो रही है। आरजू ने युवान का हाथ पकड़कर खींचा। युवान खड़ा हुआ और आरजू को देखने लगा। आज भी ये लड़की उसे खुद में खोने पर मजबूर कर देती थी। युवान और आरजू विला से बाहर आए। बाहर ड्राइवर कार लेकर पहले से ही खड़ा हुआ था। दोनों कार में बैठ गए कर वहां से निकल गई। आरजू काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। उसे लग रहा था कि युवान उसे किसी अच्छे होटल में लेकर जाने वाला है। कुछ देर बाद कार एक बड़े से बंगले के गेट से अंदर गई। आरजू हैरानी से बाहर देख रही थी। फिर उसने झट से युवान की तरफ देखा और पूछा, हम कहाँ आए हैं? युवान ने उसके सवाल को इग्नोर किया और उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, यहाँ तुम्हें अच्छा लगेगा। आरजू का मुंह बन गया। ये आदमी कभी भी सीधा जवाब नहीं देता था। कार रुकी। ड्राइवर बाहर निकल आया और उसने युवान की तरफ का दरवाजा खोला। युवान अपने कोट को सही करते हुए बाहर निकल कर आया। उसने देखा कि पूरा खन्ना परिवार घर के एंट्रेंस पर खड़ा हुआ था, शिवाय हान के। शायद उसे पता नहीं होगा। युवान को अपने सामने देखकर सभी थोड़ा हैरान थे। ये बात उनके लिए हजम कर पाना मुश्किल था कि युवान खुद वहां पर आया था, जिससे मिलना इतना आसान नहीं था। जब नमन ने सभी को बताया था कि युवान आज डिनर पर उनके घर आ रहा था, सभी चौंक गए थे। लेकिन अब उन्हें खातिरदारी तो करनी ही थी। आखिर वो कोई मामूली इंसान तो था नहीं। युवान ने एक नज़र सभी पर डाली, फिर उसकी नजरें मिस्टर खन्ना पर आकर रुकी। वो अजीब तरह से उन्हें देख रहा था, जिसे मिस्टर खन्ना ने भी महसूस किया था। नमन जल्दी से आगे बढ़कर, किंग आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई यहाँ आने में? बिल्कुल भी नहीं, युवान ने आराम से जवाब दिया। ये तो अच्छी बात है, चलिए अंदर चलिए, नमन ने मुस्कुराते हुए कहा। जरूर। युवान के कहते ही सभी अंदर जाने की तरफ मुड़ गए। तभी उन्हें पीछे से युवान की आवाज सुनाई दी, बेबी बाहर आओ। युवान ने आरजू को आवाज दी। आरजू जो कार में बैठी हुई थोड़ा डरी हुई थी। उसे नहीं पता था कि युवान उसे कहाँ लेकर आया था। अनजानों के बीच में उसे घबराहट भी हो रही थी। आरजू ने गहरी सांस ली और धीरे से बाहर निकल कर आई। बाहर आकर वो युवान के बगल में खड़ी हो गई। आरजू को देखते ही सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आरजू उनके सामने खड़ी थी, बिल्कुल अहान जैसी। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं था। मिस्टर खन्ना का चेहरा काला पड़ चुका था आरजू को देखते ही। उन्हें आरजू में कोई और दिखाई दे रहा था। युवान बारीकी से सभी के एक्सप्रेशन देख रहा था। नमन समझ गया था कि माहौल काफी अजीब हो गया था। उसने जल्दी से कहा, अरे आप दोनों खड़े क्यों हैं? आइए अंदर आइए ना। आरजू सभी को अनजानी नजरों से देख रही थी। उसने युवान का हाथ कसकर पकड़ रखा था। युवान ने आरजू की तरफ देखा और कहा, रिलैक्स, मैं हूं ना। आरजू ने सर हिला दिया। दोनों सभी घरवालों के पीछे पीछे अंदर आए। मिस्टर खन्ना घूरकर आरजू को देख रहे थे। ओह, तो ये लड़की अब मेरे घर तक आ गई। जरूर ये सब उसी औरत ने किया है, लेकिन इसे मैं अपनाने से रहा। देखता हूँ ये क्या करती है।
मिस्टर खन्ना अपनी सोच में डूबे हुए थे। युवान और आरजू सोफे पर बैठ गए, उनके साथ ही सभी लोग भी बैठ गए। सभी आरजू को देख रहे थे। दादी ने धीरे से कहा, बिल्कुल गुड़िया जैसी है, यकीन नहीं हो रहा है कि ये हमारे सामने खड़ी है। दादाजी ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। उन्हें भी अपनी पीती को देखकर बहुत खुशी हो रही थी। युवान सभी को देख रहा था, उसकी नजरें वापस से मिस्टर खन्ना पर जाकर रुकी। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर वो मुस्कुराया। शायद उसे पता था कि वो क्या सोच रहे थे। अभी तो बहुत कुछ बाकी है मिस्टर खन्ना, उसने मन में सोचा। आरजू युवान का हाथ कसकर पकड़कर बैठी हुई थी। वो यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या और किससे बात करे। युवान नमन और उसके डैड से बात कर रहा था। मिस्टर खन्ना चुपचाप बैठे हुए थे, शायद वो किसी सोच में थे। उनका ध्यान तब टूटा जब उन्होंने अपनी माँ की आवाज सुनी जो आरजू से कुछ पूछ रही थी। दादी माँ से रहा नहीं गया था तो उन्होंने आरजू से बात करना शुरू किया। बेटा, नाम क्या है आपका? आरजू ने चेहरा उठाकर मासूम निगाहों से उन्हें देखा और धीरे से कहा, आरजू। दादी माँ मुस्कुराए और बोली, बहुत प्यारा नाम है। आरजू भी हल्के से मुस्कुरा दी। हाँ, मम्मा भी यही बोलती थी, आरजू ने झट से कहा। बोलती थी मतलब? दादी माँ ने अचानक पूछा। आरजू उदास हो गई। वो मम्मा अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही आरजू ने कहा सब चौंक गए। सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। मिस्टर खन्ना भी हैरानी भरी नजरों से उसे देख रहे थे। वो अब नहीं रही। उनके लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। दादाजी ने भी बहुत ज्यादा हैरान थे। ये कब हुआ बेटा? आरजू ने उनकी तरफ देखा, फिर फीकी मुस्कान के साथ कहा, अपनी लाइफ से परेशान हो चुकी थी। उन्हें मेरा ख्याल भी नहीं आया कि उनके जाने के बाद एक 10 साल की बच्ची किस तरह से जिएगी। उन्होंने सुसाइड कर लिया था। आरजू की बात सुनकर सभी से कुछ कहते हुए नहीं बन रहा था। मिस्टर खन्ना की आंखें भीग गई। उसने सुसाइड कर लिया, ये उनके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। वो ऐसा कैसे कर सकती थी? उसने ऐसा क्यों किया? आरजू की उदास आंखें देखकर युवान ने उसे अपने गले लगाते हुए कहा, क्या आप लोग इस टॉपिक पर बात करना बंद करेंगे? हम यहाँ डिनर के लिए आए हैं तो वो करे। युवान का इस तरह से जवाब सुनकर सभी जल्दी से नॉर्मल हुए। नमन ने जल्दी से खड़े होते हुए कहा, इस तरफ आइए किंग। युवान ने सर हिलाया और आरजू का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। दोनों नमन के पीछे चल दिए। इधर सोफे पर बाकी सब अभी भी बैठे हुए थे। मिस्टर खन्ना से अब सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जिस औरत से उन्होंने आज तक नफरत की वो उन्हें पहले ही छोड़कर जा चुकी थी। आखिर क्यों उसने ये कदम उठाया? उन्हें अब अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि अपनी नफरत में वो इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने एक बार भी उसकी खबर तक नहीं ली। मिस्टर खन्ना ने किसी तरह से खुद को खड़ा किया और लड़खड़ाते हुए वहां से चले गए। संजय, दादी माँ ने आवाज देकर उन्हें रोकना चाहा। नहीं, मत रोको उसे, जाने दो, कुछ देर उसे अकेला रहने दो, उसे सोचने दो आखिर उसने क्या खो दिया और क्यों। इस वक्त वो अपने अंदर के जज्बातों से जूझ रहा है, उसे थोड़ा वक्त दो, दादाजी ने कहा। उसके बाद वो लोग डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए। टेबल पर सभी बैठे हुए थे। युवान आरजू को अपने हाथों से खिला रहा था, जिससे सबको पता चल रहा था कि वो उसका बहुत ध्यान रखता था। जो प्यार और केयर उसे किसी से नहीं मिली वो उसे युवान से मिली थी। डिनर खत्म होने के बाद युवान ने सभी को देखते हुए कहा, अब हमें चलना चाहिए। आप सभी का डिनर के लिए शुक्रिया। आरजू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। दादी माँ आगे आए और उन्होंने आरजू का माथा चूमकर कहा, हमेशा खुश रहिए। वो आरजू को कुछ देना चाहती थी लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि हक से दे वो, इसलिए वो चुप ही रही। युवान और आरजू वहां से चले गए। उनके जाने के बाद सभी सोफे पर बैठ गए। आज हमारे घर की बच्ची हमारे इतने पास होकर भी हमसे बहुत दूर है। उसे देखकर हमें बहुत बुरा लग रहा था। कैसे बीता होगा उसका बचपन। दादी जी ने नम आंखों से कहा, माँ आप परेशान क्यों हो रही है? भाई साहब से बात कीजिए कि वो आरजू को घर लेकर आए। अब तो सबको पता है कि आरजू इसी घर की बेटी। नमन की माँ ने कहा, ये इतना आसान नहीं है बहू। अभी आरजू को हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता। कैस वो अनजान नजरों से सभी को देख रही थी। जब उसे सच पता चलेगा तो वो पता नहीं किस तरह से रिएक्ट करेगी। हमें अभी थोड़े समय तक रुकना होगा, दादाजी ने कहा। उसके बाद सभी अपने अपने रूम में चले गए क्योंकि रात हो चुकी थी। मिस्टर खन्ना अपने रूम में एक तस्वीर लिए बैठे हुए थे। उसमें एक औरत की मुस्कुराती हुई तस्वीर थी जो आरजू की तरह ही दिखती थी। तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया? तुम तो इतनी कमजोर नहीं थी। जो कभी मेरी हिम्मत हुआ करती थी वो इतनी कमजोर कैसे हो गई? क्यों तुमने मुझे अपनी परेशानी का हिस्सा नहीं बनाया? फिर कुछ सोचकर बनाती भी कैसे? इतनी दूर जो हो गई थी मुझसे, एक बार भी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया अवनी? मिस्टर खन्ना भरी हुई आवाज में कहते हैं। अससे घबराए हुई आवाज आए, आरजू बेटा, मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। तेरे डैड को अचानक तबीयत खराब हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए हैं। क्या तुम एक बार यहाँ आ सकती हो? उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है, तुम्हारी माँ के बारे में।
आरजू ने पहले तो कोई रिएक्ट नहीं किया, लेकिन अपनी माँ के बारे में सुनकर वो हैरान हुई। माँ के बारे में? उसने मन में सोचा। ठीक है, आती हूँ, आरजू ने कहा और कॉल कट कर दी। वो युवान को मैसेज करने लगी, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गई। अगर युवान को बताया तो वो मुझे जाने नहीं देंगे, मुझे आज कैसे भी करके सब कुछ जानना होगा। मेरे पास अभी एक मौका है। पता नहीं युवान क्यों मुझे मेरे डैड के बारे में नहीं बता रहे हैं। क्या ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं पता चलना चाहिए था? आरजू युवान को बिना बताए ही घर से बाहर निकल गई। आरजू को कहीं जाना नहीं था तो नील भी घर पर नहीं था। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में आरजू एक वार्ड के अंदर खड़ी हुई थी। सामने बेड पर मिस्टर गुप्ता लेटे हुए थे। उनके आसपास मशीनें लगी हुई थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि उनकी हालत ठीक नहीं है। वही बेड पर एक कोने में मिसेज गुप्ता बैठी हुई थी। रोज की तरह एलिगेंट दिखने वाली मिसेज गुप्ता आज एक मामूली इंसान की तरह लग रही थी। आरजू दोनों को अजीब तरह से देख रही थी। इन दोनों को ही वो कभी देखना नहीं चाहती थी, लेकिन आज अपनी माँ की वजह से वो यहाँ थी। आप लोगों को क्या बात करनी थी मुझसे? आरजू ने सीधा सवाल किया। दोनों ने उसकी तरफ देखा, फिर एक दूसरे की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में इशारा किया। मैं जानता हूँ मैं कभी एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, लेकिन मैंने कोशिश जरूर की थी अच्छा बनने की। लेकिन तुम्हारी माँ अपने प्यार को भूलना ही नहीं चाहती थी। उसका किसी और के लिए प्यार हमेशा हमारे रिश्ते के बीच में आ जाता था। मैंने तुम्हें अपनाया था तो क्या वो एक मुझे प्यार नहीं कर सकती थी? लेकिन उसने कभी भी मुझे वो जगह नहीं दी जो उस इंसान की उसके दिल में थी। जिसने उसे धोखा दिया था, उसे माँ बनाकर छोड़कर चला गया था और कभी पलट कर नहीं देखा। उस इंसान के लिए उसने मुझे कुछ नहीं समझा तो क्या करता मैं? क्यों अच्छा बनूं? मेरे बुरा बनने के पीछे तुम्हारी माँ ही हाथ था। फिर मेरी जिंदगी में सोनल आई जिसने मुझे प्यार दिया। मिस्टर गुप्ता ने दयनीय चेहरा बनाकर कहा। आरजू ने गुस्से से मिस्टर गुप्ता को देखा और चीखते हुए कहा, जब मेरी माँ ने आपसे शादी की थी तो क्या उन्होंने कहा था आपसे कि वो आपसे प्यार करेगी? बोलिए। मिस्टर गुप्ता ने सर झुका लिया। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन वो इतनी सुंदर थी कि वो उसके प्रति आकर्षित हो गया था। वो उसे पाना चाहता था, लेकिन उसने कभी उसे खुद के करीब नहीं आने दिया। जिस वजह से उसे गुस्सा आने लगा था, उसने उसे गुस्से में मारना शुरू कर दिया। ये सब सोचकर मिस्टर गुप्ता से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। क्यों, क्या हुआ? अब कोई जवाब नहीं है ना आपके पास? मुझे मत बताइए आप। मैंने उस पल को जिया है जब आप मेरी माँ को मेरे ही सामने मारते थे। मुझे कुछ और नहीं सुनना है। मुझे ये बताइए वो इंसान कौन था जिसे मेरी माँ भूल नहीं पाई थी? मुझे उसका नाम जानना है। आरजू ने गुस्से से जलती आंखों से कहा। मिसेज गुप्ता ने आगे बढ़कर कहा, अगर जानना चाहती हो तो सुनो, वो कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है। वो बहुत अमीर परिवार से है और वो कभी तुम्हें नहीं अपनाएगा। अब तक तो उसकी शादी भी हो चुकी होगी। वो अपने बीवी बच्चों के साथ खुश होगा। फिर भी मैं तुम्हें उसका नाम बताती हूँ। वो खन्ना परिवार का बड़ा बेटा संजय खन्ना है। आरजू नाम सुनकर कुछ पल चुप रही। उसे नाम जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। वो अपने सर पर जोर डालने लगी, जिससे उसके सर में दर्द बढ़ गया। उसने अपना सर पकड़ लिया। उसे ऐसे देखकर मिसेज गुप्ता आगे बढ़ी उसे संभालने, लेकिन आरजू ने हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया। मेरे लिए आप वही औरत है जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। मेरे पास भी आने की कोशिश मत कीजिएगा, आरजू ने कहा और खुद को संभालकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। लेकिन फिर रुक कर कहा, आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना, क्योंकि मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। आरजू वार्ड से बाहर निकल गई। उसके सर में अभी भी दर्द हो रहा था, जो धीरे धीरे बढ़ने लगा था। आरजू को कुछ धुंधली तस्वीर दिखाई दे रही थी। किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उसकी आंखें बंद हो रही थी। आरजू ने सहारा लेने के लिए हाथ आगे करने लगी, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आया। वो गिरती उससे पहले ही किसी ने उसे थाम लिया। दी एक प्यारी आवाज ने उसे होश में लाया। आरजू ने अपनी आंखें खोली। 2-3 बार पलकें झपकाकर उसने देखा, वही लड़का जो उससे मिला था। आरजू एकटक उसे देख रही थी। अहान ने खुश होते हुए कहा, दी आप यहाँ जरूर डैड को देखने आए हो ना? डैड की काल अचानक से तबीयत खराब हो गई थी। हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए हैं। आइए मैं आपको डैड के पास ले चलता हूँ। सभी आपको देखकर बहुत खुश होंगे। आरजू कुछ बोल ही नहीं पाए। अहान उसे खींचता हुआ मिस्टर खन्ना के वार्ड की तरफ ले जाने लगा। इधर आरजू के जाने के बाद मिसेज गुप्ता ने गुस्से से कहा, जो सोचा था वो नहीं हो पाया। इस आरजू को मैं अभी खुश नहीं रहने दूंगी। इसकी वजह से मेरा बेटा पागल हो गया। अपने बेटे की हालत देखकर मुझे इस लड़की से और ज्यादा नफरत होती है। सारा प्लान खराब हो गया। सोनल, तुम्हें नहीं लगता कि हमने सच में काफी कुछ बुरा किया है? अब हमें अपने किए का पश्चाताप कर लेना चाहिए। मिस्टर गुप्ता ने लाचारी से कहा, आप करिए। वैसे भी आपको जीना ही कितने दिन है? आपकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है। आप करो जो करना हो, मैं जा रही हूँ। मिसेज गुप्ता ने गुस्से से कहा और वहां से चली गई। मिस्टर गुप्ता अफसोस में सर हिला दिए। हमारे कर्मों की सजा इसी जन्म में मिलती है सोनल। मैं तो भुगत रहा हूँ, जल्दी ही तुम्हारी बारी भी आएगी। मिस्टर गुप्ता ने कहकर अपनी आंखें बंद कर ली।
दूसरी तरफ आहान जैसी ही वार्ड के बाहर आया, उसने तेज आवाज में कहा, दादी माँ देखिए मैं किसे लाया हूँ। आहान ने तेज आवाज में कहा। सभी का ध्यान उसकी तरफ चला गया। आरजू को आहान के साथ देखकर सभी हैरान होकर खड़े हो जाते हैं। आरजू भी आंखों में हैरानी लिए सबको देख रही थी। नमन ने जैसे ही आरजू को यहाँ देखा उसने मन में कहा, ओह नो, आरजू यहाँ कैसे आए? क्या किंग को इस बारे में पता है? अगर नहीं तो मुझे उन्हें बताना होगा। नमन जल्दी से दूसरी तरफ जाकर युवान को कॉल करने लगा। दी, ये आपकी फैमिली है। ये दादी माँ, ये दादाजी, ये चाची और चाचा जी ऑफिस में है क्योंकि वहां पर किसी का होना जरूरी था। आहान ने सबको उससे मिलवाते हुए कहा। आरजू और पूरा परिवार सामने खड़ा था। कल वो लोग अनजान की तरह मिले थे और आज जानकर भी अनजान थे। आप लोग? आरजू ने हैरानी से उन्हें देखते हुए पूछा। वहां पर खड़े हर इंसान को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे और कैसे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि सच्चाई इस तरह से सामने आएगी। आरजू कुछ और कहती उससे पहले ही आहान उसे खींचते हुए मिस्टर खन्ना के वार्ड में ले गया और उनके पास खड़े होकर धीमी आवाज में कहा, डैड देखो मैं किसे लाया हूँ। मैं दी को लाया हूँ। अब आप ठीक हो जाओगे ना? आहान की बात सुनकर आरजू ने सर उठाकर सामने देखा। सामने बेड पर मिस्टर खन्ना लेटे हुए थे। वो उन्हें पहचान गई थी। कल ही तो मिली थी लेकिन उन्होंने उसकी तरफ देखा तक नहीं था। मिस्टर खन्ना के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। आरजू भावहीन नजरों से उन्हें देख रही थी। आहान ने आरजू की तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी आ चुकी थी। उसने भारी आवाज में कहा, दी, ये हमारे डैड है। आपको पता है मैंने जब आपको पहली बार देखा था तभी मैं समझ गया था कि हम ट्विंस हैं, लेकिन आप तो गायब ही हो गई थी। लेकिन देखो आज मैंने आपको ढूंढ लिया। आपको पता है किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने सच में आपको देखा था, लेकिन आज आप सबके सामने हो। अच्छा दी ये बताओ ना, डैड को देखने मम्मा क्यों नहीं आए? आरजू जो इतनी देर से आहान की बात सुन रही थी, आहान की आखिरी बात सुनकर आरजू हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। मम्मा, उसके मुंह से एकदम से निकला। हाँ मम्मा, आपको पता है मैं बचपन से मम्मा को मिस करते हुए आया हूँ। कोई मुझे उनके बारे में बताता ही नहीं था, लेकिन जिस दिन से आपको देखा है मम्मा से मिलने की उम्मीद मिल गई। बताओ ना कहाँ है वो? मैं उनको लेकर आता हूँ। अब मैं उनको कहीं नहीं जाने दूंगा। हम चारों साथ में मिलकर रहेंगे, परिवार की तरह। आहान ने छोटे बच्चे की तरह आरजू का हाथ पकड़कर कहा। आरजू क्या कहती, उससे कुछ कहते नहीं बन रहा था। इतना सब एक साथ उसे पता चलना उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक से उसका सर फिर से दर्द करने लगा। उसने एक हाथ से अपने सर को पकड़ लिया। शायद अब ये दर्द बर्दाश्त कर पाना मुश्किल था। बाहर सभी लोग परेशान खड़े हुए थे। आधे घंटे से आरजू और आहान अंदर थे लेकिन अभी तक कोई बाहर नहीं आया था। उसी वक्त युवान वहां आया। आरजू कहाँ है? उसकी तेज आवाज में गुस्सा साफ था। मनन ने जल्दी से आगे आकर कहा, वो आहान के साथ बड़े पापा के वार्ड में है। कब से? युवान ने सख्त होकर कहा। लगभग आधे घंटे से, मनन ने सर झुकाकर कहा। क्या? युवान की आवाज और तेज थी। उसने गुस्से से मनन और उसके परिवार को देखा, फौरन वार्ड का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अभी उसके लिए आरजू जरूरी थी। इन लोगों को वो बाद में सबक सिखा सकता था। अंदर आरजू की आंखें अब बंद हो रही थी। कुछ आवाजें आ रही थी लेकिन वो उन्हें सुन नहीं पा रही थी। उसके सर का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका सर अब फट जाएगा। वो एक तरफ की ओर झुकने लगी। जब आहान ने उसे गिरते हुए देखा तो वो चिल्ला पड़ा। दी! युवान जो अभी अभी अंदर आया था, आहान की आवाज सुनकर फौरन उसकी तरफ जल्दी से आकर उसने आरजू को संभाल लिया। उसने गुस्से से जलती हुई नजरें आहान की तरफ की। क्या बताया तुमने इसे? आहान युवान को देखकर डर गया था। इस वक्त वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वो आहान से कुछ बोलते हुए नहीं बन रहा था। आरजू ने आंख बंद हो चुकी थी। युवान ने आहान को इग्नोर किया और फौरन आरजू को गोद में उठाकर बाहर लाया। सभी युवान की गोद में आरजू को बेहोश देखकर घबरा गए थे। युवान ने सभी को इग्नोर किया और आरजू को जल्दी से एक वार्ड में शिफ्ट किया। आहान को अब अपनी बहन की फिक्र होने लगी। वो भी युवान के पीछे पीछे जाने लगा, लेकिन श्याम ने उसका हाथ पकड़ लिया। आहान ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। अभी नहीं, ये सही वक्त नहीं है मैडम के पास जाने का, श्याम ने कहा। आहान बहती आंखों के साथ बाहर ही खड़ा सोच रहा था, क्या उसने कुछ गलत कर दिया जिससे उसकी बहन की हालत खराब हो गई। वार्ड के अंदर आरजू बेड पर लेटी हुई थी। युवान भावहीन चेहरे के साथ उसे देख रहा था। एक लेडी डॉक्टर उसे एग्जामिन कर रही थी। डोंट वरी सर, इन्होंने टेंशन ज्यादा ले ली थी जिसे ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। एक्चुअली इनका माइंड अभी इतना स्ट्रांग नहीं है कि ये एक साथ इतनी सारी चीजें हैंडल कर सके। बट अभी इन्हें कुछ दिनों तक प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। कुछ घंटों में इन्हें होश आ जाएगा, डॉक्टर ने युवान से कहा। युवान ने सर हिला दिया। डॉक्टर वहां से चली गई। युवान एकटक आरजू के चेहरे को देख रहा था। उसके चेहरे की चमक कहीं गायब थी। उसे ऐसी आरजू नहीं चाहिए थी, इसलिए वो अभी उसे कुछ नहीं बता रहा था क्योंकि उसका माइंड ये सब एक साथ हैंडल नहीं कर पाता।
लेकिन जो वो नहीं चाहता था हुआ वही। लिटिल रैबिट, ये करके तुमने खुद को मुसीबत में डाला। तुमने एक बार भी मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा। जो भी तुम्हारी हालात का जिम्मेदार है उसे सजा जरूर मिलेगी। युवान की आवाज धीमी थी लेकिन उसमें सख्ती भी थी। आरजू एक कमरे के बाहर खड़ी थी। अंदर से आवाजें आ रही थी, आह कौशिक रुक जाओ, ऐसा क्यों कर रहे हो? अवनी ने रोते हुए कहा। तो क्या करूं? तुम आज भी उस इंसान को नहीं भूल पाए जो तुम्हारी हालात का जिम्मेदार है। मैं तुम्हारा पति ही और मुझे मेरा हक चाहिए। कौशिक कहते हुए दोबारा अवनी की तरफ बढ़। नहीं, कौशिक कुछ करता उससे पहले ही आरजू जल्दी से अंदर आए और अवनी से लिपट गई। दोनों ही आरजू को देखकर हैरान थे। कौशिक ने घूरकर आरजू को देखा और फिर अवनी से कहा, आज छोड़ रहा हूं लेकिन खुद को तैयार कर लो मेरी होने के लिए। उसने वापस से एक नजर आरजू पर डाली और वहां से चला गया। अवनी रोते हुए जमीन पर बैठ गई। उसकी साड़ी इधर उधर हो चुकी थी, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर थप्पड़ के निशान थे, साथ ही आंसुओं के। रोती हुई आरजू ने सर उठाकर अपनी मां की तरफ देखा, फिर खड़े होकर उसने अपना हाथ बढ़ाकर अवनी के गालों पर आए आंसुओं को साफ किया। मम्मा, डैड बुरे हैं ना? आपको बहुत मारते हैं ना? हम लोग कहीं और चले जाते हैं। मुझे डैड के साथ नहीं रहना, वो तो मुझ पर भी गुस्सा करते हैं, आरजू ने रोते हुए कहा। अवनी ने अपनी बच्ची की तरफ देखा, फिर उसे सीने से लगा लिया। ये सब उसकी गलती थी। उसने किसी अनजान पर भरोसा कर सब कुछ उसे सौंप दिया, लेकिन वो अपनी इज्जत नहीं सौंप सकती थी। उसके दिल में सिर्फ एक ही इंसान था और वो उसकी हो चुकी थी। लेकिन अब कौशिक का रोज रोज उसे टॉर्चर करना अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अवनी एकटक छत को घूरती हुई सोच रही थी। न जाने उसे वैसे बैठे हुए कितना वक्त हो चुका था। बाहर मौसम खराब था, बारिश हो रही थी। अवनी की गोद में आरजू उससे लिपटी सो रही थी। अवनी ने आरजू की तरफ देखा। आई एम सॉरी बच्चा, मम्मा को माफ कर देना, लेकिन अब तुम्हारी मम्मा जी नहीं पाएगी। वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकता है। तुम्हें मेरी स्ट्रॉन्ग बेटी बनना होगा, मेरी तरह कमजोर नहीं। तुम्हारी मम्मा बहुत कमजोर है और वो अब नहीं लड़ सकती है। अपनी मम्मा को माफ कर देना, अवनी ने रोते हुए कहा। उसने आरजू का माथा चूमा और उसे उठाकर बेड पर लेटा दिया। अवनी ने कुछ सोच लिया था। रोज रोज की जिल्लत से अच्छा था वो एक बार में ही अपनी जिंदगी खत्म कर दे। आरजू अपनी आंखें मलते हुए उठी। अचानक उसकी नजर सामने गई। उसने अवनी को स्टूल पर चढ़ते हुए देखा। आरजू उसे रोकना चाहती थी लेकिन वो इतनी ज्यादा हैरान थी, कुछ रिएक्ट करना भूल गई। अवनी ने खुद की जान ले ली। उसने अपनी मां को पंखे पर लटकते हुए देखा। सब उसकी आंखों के सामने था। उस वक्त आरजू को कुछ समझ ही नहीं आया। वो खाली आंखों से बस अवनी को दम तोड़ते हुए देख रही थी। वो वहीं दीवार से टिककर जमीन पर बैठ गई। इतना तो वो समझ चुकी थी, उसकी मां उसे छोड़कर चली गई। वो बस अवनी को देख रही थी। वो उसे आवाज देना चाहती थी लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तारानकन 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 तारानकन। मम्मा 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 मम्मा। आरजू नींद में झटपटा रही थी। युवान जो आरजू के सर की तरफ बैठा हुआ था, आरजू की आवाज सुनकर उसने झट से आरजू की तरफ देखा। आरजू आरजू, उसने आरजू के गाल थपथपाकर कहा, लेकिन उसकी आवाज आरजू तक नहीं जा रही थी। आरजू बस एक ही रट लगाए थी। युवान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो जोर से चीखा, डॉक्टर! उसकी आवाज बाहर तक आए। सभी जो बाहर बैठकर इंतजार कर रहे थे झट से खड़े हो गए। डॉक्टर जल्दी से अंदर आए। डॉक्टर देखो आरजू को क्या हो रहा है, ये आंखें नहीं खोल रही हैं। युवान ने घबराई हुई आवाज में कहा। डॉक्टर ने जल्दी से आरजू को देखा जो नींद में बोले जा रही। उन्होंने फौरन एक इंजेक्शन रेडी किया और आरजू को लगा दिया। कुछ ही देर में आरजू शांत होने लगी। आरजू की आंखें अभी भी बंद थी। डॉक्टर! युवान ने सवाल भरी आंखों से उन्हें देखा। पैनिक अटैक आया था बट अभी वो ठीक है। अब इन्हें कल सुबह तक होश आएगा। अगर रात में इन्हें दोबारा पैनिक अटैक आता है तो आप हमें तुरंत बताएं। इस तरह पैनिक अटैक आना इनके लिए सही नहीं है। ये वैसे भी बहुत कमजोर है, ऐसे में इनके दिमाग पर और ज्यादा असर होगा। प्लीज टेक केयर ऑफ हर, डॉक्टर कहकर चली गई। युवान ने आरजू को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। थोड़ी देर के लिए वो डर गया था, अगर आरजू को कुछ भी हुआ तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। युवान की आंखें हद से ज्यादा सर्द हो चुकी थी। बाहर सभी को पता चल गया था आरजू की हालात के बारे में। डी को क्या हुआ? आहान ने श्याम से पूछा। श्याम ने आहान की तरफ देखा। वो भी एक बच्चा ही था, पता नहीं उसे ये बात बताना चाहिए कि नहीं, लेकिन उसे लग रहा था कि आहान को भी जानने का हक था। उसने गहरी सांस ली और फिर आहान की तरफ देखा। तुम जानते हो ना कि तुम्हारी दी और तुम ट्विंस हो? हाँ, आहान ने सर हिला कर कहा। क्या तुम्हें ये पता है कि तुम्हारी मॉम अब इस दुनिया में नहीं है? जैसे ही श्याम ने कहा, आहान की तरफ देखता रहा। ये आप क्या बोल रहे हैं? आहान के बोलने से पहले ही नमन ने आकर कहा, सच बता रहा हूँ, बाद में पता चलता तो इसकी हालत भी मैडम की तरह होती।
अरे इसे तो फिर भी पूरे परिवार का साथ मिला, लेकिन आरजू, उसे क्या मिला सिवाय दर्द और तकलीफों के? आप सभी को क्या लगता है कि इतने सालों बाद आकर कहोगे कि आप सब आरजू के परिवार वाले, तो आरजू आप सभी को आसानी से अपना लेगी? श्याम ने गुस्से से कहा। उसकी बात सुनकर सभी चुपचाप सर झुकाकर खड़े थे। अचानक आहान वहां से भागकर बाहर निकल गया। नमन को उसकी फिक्र थी, वो भी तुरंत उसके पीछे चला गया। सभी उठकर वहां से मिस्टर खन्ना के वार्ड के बाहर गए। उन्हें नहीं पता था आगे क्या होने वाला था, लेकिन जो भी होगा शायद अच्छा नहीं होगा। रात का वक्त था। बाहर आहान एक बेंच पर बैठा हुआ था। श्याम की बात सुनकर उसे बहुत तकलीफ हुई थी। जिस माँ की चाह वो बचपन से कर रहा था, वो तो उसे बहुत पहले ही छोड़कर जा चुकी थी। एक बहन अभी मिली थी, अब उसकी हालत भी उसकी वजह से खराब हो गई। वो ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं बहुत बुरा हूं ना मम्मा, तभी तो आपने मुझे खुद से दूर कर दिया था और मुझे छोड़कर भी चली गई। मेरी वजह से दी भी बीमार हो गई। मैं बिल्कुल भी अच्छा बेटा और भाई नहीं हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। ये कहकर वो और ज्यादा जोर से रोने लगा। आहान की बातें पीछे खड़ा नमन सुन रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो और आहान काफी करीब थे। बचपन से नमन आहान की बहुत केयर करता हुआ आया था, क्योंकि आहान अपने मामले में बहुत ज्यादा लापरवाह था। नमन कुछ कदम चलकर आहान के करीब आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। आहान ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। नमन को देखते ही वो तेजी से खड़े होकर उसके गले लग गया। भाई, मैं बहुत बुरा हूं ना, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूं, कोई मुझे प्यार नहीं करता है। आहान ने नमन के कंधे पर सर रखकर कहा। नमन प्यार से आहान की पीठ और सर सहलाकर बोला, शश चुप, अगर अब दोबारा तुमने मेरे छोटे से आहान को कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, और मेरे आहान से कोई प्यार करे या न करे, लेकिन मैं तो करता हूं ना, मेरा भाई लाखों में एक है। खबरदार जो अब दोबारा मेरे आहान को कुछ कहा तो। नमन की बात सुनकर आहान उसे अलग होकर उसे देखने लगा। रोने की वजह से उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था, सच्ची भाई, उसने आंसू पोंछते हुए कहा। बिल्कुल, और तुम्हें इस वक्त अपनी बहन के साथ होना चाहिए। उसे अभी हम सबकी जरूरत है। जैसे तुम्हें उसके बारे में नहीं पता था, वैसे ही उसे भी हम सबके बारे में नहीं पता था। अब अचानक से सब कुछ सामने आ गया, जिस वजह से वो इतना कुछ हैंडल नहीं कर पाई। इसलिए अब रोना धोना बंद करो और अपनी बहन की केयर करो। उसे एहसास कराओ कि तुम उससे प्यार करते हो, तभी वो तुम पर भरोसा कर पाएगी। समझे? अब बिग बॉय बनो, नो रोना धोना। ओक, नमन ने प्यार से उसके सर पर चपत लगाते हुए कहा। आहान मुस्करा दिया। यू आर द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड। वो उसके गले लग गया। अब उसके चेहरे पर मुस्कान थी, कुछ करने की चमक। नमन भी उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। एक तरफ खड़ी दादी माँ और किरण खड़ी दोनों को देख रही थी। किरण, मुझे लगता है कि हमारे जाने के बाद भी ये परिवार नमन की वजह से एक रहेगा। जिस तरह से उसने आज एक बड़े भाई होने का फर्ज निभाया है, वो ऐसे ही सबको एक करके रखेगा। और देखना, आरजू भी जल्द ही इस परिवार का हिस्सा होगी। दादी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। सही कहा माँ आपने, किरण ने भी मुस्कुरा कर कहा। उसके बाद दोनों वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद दादाजी और दादी माँ और किरण को नमन ने घर भेज दिया था, क्योंकि उनके लिए वहां रात में रुकना ठीक नहीं था। नमन के डैड ऑफिस का काम देख रहे थे। हॉस्पिटल में नमन और आहान ही थे। दोनों मिस्टर खन्ना के वार्ड के बाहर बैठे हुए थे। आहान ने अपना सर नमन के कंधे पर रखा हुआ था। नमन ने उसे खाना खिलाकर सोने को कहा तो वहीं उसके साथ बैठकर उसके कंधे पर सर रखकर सो गया। नमन ने उसका सर सहला दिया। आरजू के वार्ड के बाहर शाम बैठे बैठे ही सो रहा था। आधी रात का वक्त हो चुका था। पूरे हॉस्पिटल में शांति छाई हुई थी। इस वक्त कोई भी आसपास दिखाई नहीं दे रहा था। वार्ड के अंदर अचानक से आरजू की नींद खुली, पसीने से भीगी हुई थी। शायद कोई बुरा सपना देखा था। उसने आसपास देखा। उसकी नजर युवान पर जाकर ठहर गई, जो उसे बाहों में लिए हुए था। आरजू एकटक उसे देखने लगी। कितना शांत लग रहा था वो इस वक्त। आरजू युवान को देखने में पूरी तरह से खो चुकी थी। मेरी आंखों में, मेरी सांसों में तेरा चेहरा, तेरा चेहरा। मेरी दिल की हर एक दीवार पे तेरा चेहरा, तेरा चेहरा। मेरी आंखों में, मेरी सांसों में तेरा चेहरा, तेरा चेहरा। मेरी दिल की हर एक दीवार पे तेरा चेहरा, तेरा चेहरा। तू ही है, तू ही मेरा जहां। तू ही रब, तू ही दुआ, तू ही लब, तू ही जुबा, तू ही राह, तू ही मकाम, तू रहनुमा। आरजू ने युवान के चेहरे को छूकर बहुत ही प्यार से कहा। कभी मुझे छोड़ना मत, यहाँ सब कुछ धोखा है सिवाय आपके। अगर आपने छोड़ा तो मर ही जाऊंगी, और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। अचानक से युवान ने आंखें खोलकर कहा। आरजू ने युवान के चेहरे को छूकर बहुत ही प्यार से कहा। कभी मुझे छोड़ना मत, यहाँ सब कुछ धोखा है सिवाय आपके। अगर आपने छोड़ा तो मर ही जाऊंगी, और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। अचानक से युवान ने आंखें खोलकर कहा। युवान के अचानक बोलने पर आरजू झेप गई। वो अपनी नजरें इधर उधर करने लगी। युवान उसे गौर से देखने लगा। क्या सजा दी जाए तुम्हें? अचानक युवान ने सर्द आवाज में कहा। क्या सजा? आरजू ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हम सजा? मुझे बिना बताए यहाँ आने की, खुद की हालत खराब करने की, मुझे परेशान करने की।
अब इतनी सारी गलती की है तो सजा बनती है ना। युवान ने आरजू को आंखें छोटी कर घूरते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आरजू ने अपने होठों का पाउट बना लिया। वो किसी छोटे बच्चे की तरह बोली, सजा जरूरी है, किसी रिश्वत से काम नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, युवान ने सीधा कहा। वो आरजू की किसी भी ट्रिक में नहीं फंसने वाला था। आरजू ने उसे देखा, फिर सर झुकाया। वो कुछ सोच रही थी। अचानक से उसने सर उठाकर कहा, अगर मैं आपको ज्यादा बड़ी वाली रिश्वत दूं तो मुझे सजा नहीं मिलेगी। इस बार उसकी आंखों में चमक दिखाई दे रही थी। युवान गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। कैसी रिश्वत? उसने पूछा। ये। आरजू ने झट से युवान के होठों को चूम लिया, फिर हंसने लगी। युवान को उसकी हंसी में वो खनक नहीं सुनाई दे रही थी जो हमेशा होती थी। शायद वो अपनी उदासी उससे छिपाने की कोशिश कर रही थी। अचानक से युवान ने उसे कसकर बाहों में भर लिया। आरजू चौंक गई। उसने मुस्कुराते हुए प्यार से युवान का सर सहलाकर कहा, क्या हुआ आपको? मैं डर गया था लिटिल रैबिट। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? युवान ने धीमी आवाज में कहा। शायद ही उसने कभी अपने इमोशंस दिखाए थे, लेकिन आरजू की हालत ने उसे अंदर तक डरा दिया गया था। वो डर गया था उसे खोने से, उसके दूर होने से। जब से आरजू उसकी लाइफ में आई थी, वो उसके लिए एक वजह बन गई थी, उसके जीने की, उसके मुस्कुराने की। वो उससे दूर होने का सोच भी नहीं सकता था। वो इस दर्द का एहसास भी नहीं करना चाहता था। आरजू के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसे वो सब कुछ याद आने लगा था जो उसके साथ हुआ था। आपने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? उसने धीरे से कहा। युवान आरजू से दूर हुआ, फिर उसके चेहरे को हाथों में भरकर कहा, क्योंकि मुझे अभी पूरी बात नहीं पता थी, और आधी बात बताकर तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। उस वक्त क्या हुआ था कोई नहीं जानता था। ये सिर्फ और सिर्फ खन्ना परिवार ही बता सकता था। तुम किसी की भी बातों में आकर अपने मन में कुछ मत रखना। सारी सच्चाई के सामने आने का इंतजार करो। और अहान, उसका क्या? आरजू ने फिर से सवाल किया। युवान ने उसकी आंखों में देखकर कहा, जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता था, वैसे उसे भी नहीं पता था। वो आज तक अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। तुम्हें देखकर उसके मन में उम्मीद ने कदम रख दिया। उसे लगा अब उसका परिवार पूरा हो जाएगा। लेकिन सच तो तुम जानती हो ना, माँ ना सही कम से कम बहन तो मिल ही सकती है ना उसे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी? उसने उसकी आंखों में देखकर पूछा। जिससे तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आए। मुझे ऐसी किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आई लव यू। युवान ने आरजू के माथे को चूम कर कहा। आरजू ने युवान के सीने पर सर रखकर कहा, आप मुझे खुद से दूर मत करना। कभी नहीं। युवान ने उसे कसकर पकड़ते हुए कहा। दोनों इसी तरह से एक दूसरे से बातें करते हुए सो गए। अगली सुबह डॉक्टर आरजू का चेकअप कर रही थी। फिर उन्होंने कहा, वेल मिस्टर सहगल, अब मिस आरजू ठीक है। आप चाहे तो उन्हें आज ही घर ले जा सकते हैं, लेकिन एक बार आप उन्हें 2 दिन बाद मुझे जरूर दिखा ले। श्योर डॉक्टर, युवान ने सर हिलाकर कहा। डॉक्टर वहां से चली गई। बाहर आकर उन्होंने देखा कि पूरा परिवार खड़ा हुआ था। मेरी दी कैसी है डॉक्टर? अहान ने जल्दी से आकर कहा। अब वो बिल्कुल ठीक है, आप जाकर मिल सकते हैं, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो चली गई। अहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो जल्दी से वार्ड की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गया। क्या हुआ? नमन ने उसे रुकते हुए देखकर कहा। दी मुझसे मिलना चाहेगी, उसने सर झुकाकर कहा। उसकी बात पर सभी एक दूसरे को देखने लगे। बात सही थी। अभी कोई नहीं जानता था कि आरजू के मन में क्या चल रहा था। वो उन लोगों से मिलना भी चाहती है कि नहीं। तभी श्याम का फोन बजने लगा। श्याम ने सबकी तरफ देखा, फिर कॉल उठाया। जी बॉस, अहान को भेजो, युवान की आवाज आए। श्याम कुछ कहता उससे पहले ही युवान ने कॉल कट कर दी। श्याम ने मुंह बना लिया। उसके बॉस सिर्फ अपनी सुनाते थे, सुनते किसी की नहीं थे। श्याम ने अहान की तरफ देखा जो मुंह लटकाए खड़ा हुआ था। वो चलकर उसके पास आया और बोला, जाओ बॉस तुम्हें बुला रहे हैं। क्या मुझे? अहान ने चौंक कर कहा। हाँ तुम्हें। श्याम ने उसकी तरफ उंगली करते हुए कहा। लेकिन क्यों? उसने लगभग रोते हुए कहा। उसे डर था कल जिस तरह से उसने गुस्सा से कहा था, कहीं वो उसे सजा तो नहीं देने वाला था। ओह गॉड ये बच्चा। श्याम ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। तुम्हारी दी भी अंदर है ना? तुम्हें मिलना नहीं है क्या? श्याम ने चिढ़कर कहा। आरजू से मिलने की बात सुनकर अहान के एक्सप्रेशन पल भर में बदल गए। उसने उछलते हुए कहा, क्या दी से मिलना है? मैं अभी जाता हूँ। वो तुरंत दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। श्याम मुंह खोले उसकी स्पीड देखता रहा। ये तो मैडम से भी आगे है, उसने खुद से कहा। अंदर आते ही अहान की नजर सीधा बेड पर गई, जिस पर आरजू युवान के सीने से लगी हुई बैठी थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उसने भी सामने सर उठाकर देखा। दोनों की नजरें मिली। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अहान थोड़ा घबराया हुआ था। वो धीरे धीरे चलकर उसके पास आया। युवान ने उन दोनों को देखा, फिर उसने धीरे से आरजू को खुद से अलग किया और खड़ा हो गया। आरजू ने झट से उसकी तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो, आप कहाँ जा रहे हैं? युवान ने आरजू के सर पर हाथ रखकर कहा।
अभी तुम दोनों को अकेले में बात करना चाहिए, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। युवान ने मुड़कर अहान की तरफ देखा और कहा, ध्यान रखना। अहान ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। युवान वहां से बाहर निकल आया। बाहर आते ही उसका अभी तक नॉर्मल चेहरा बिल्कुल सीरियस हो चुका था। एक सर्द पहरे ने उसे ढक लिया था, आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसे बाहर आया हुआ देखकर श्याम जल्दी से उसके पास आया। पता किया? उसे कैसे ये सब पता चला? युवान ने सर्द नजर श्याम पर डालते हुए पूछा। जी बॉस, श्याम ने जल्दी से कहा। वो मिस्टर गुप्ता और उनकी वाइफ ने मैडम को सब बताया। मिस्टर गुप्ता इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके पास बस जीने के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं। युवान ने आगे बढ़ते हुए कहा। कहाँ है वो? श्याम युवान को मिस्टर गुप्ता के वार्ड की तरफ ले जाने लगा। उसे इतने गुस्से में जाते हुए देखकर नमन थोड़ा हैरान था। वो अभी अभी मिस्टर खन्ना को देखकर वहां आया था, लेकिन युवान को गुस्से में जाते हुए देखकर वो कुछ बोल नहीं पाया। वो भी उनके पीछे जाने को हुआ, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज दी। नमन झट से पीछे मुड़ा। सामने खड़ी लड़की को देखकर वो थोड़ा चौंक गया। तुम यहाँ? हाँ, 2 दिन से तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे थे, फिर तुम्हारे पीए को कॉल किया तो पता चला कि तुम यहाँ हो, तो तुमसे मिलने यहाँ आ गई। लड़की ने जवाब दिया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अभी मैंने घर पर किसी से बात नहीं की है हमारे बारे में। वैसे ही इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, मैं उन्हें हमारे बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहता हूँ। तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। नमन कहकर मिस्टर खन्ना के वार्ड की तरफ बढ़ गया। उसे जाते हुए देखकर लड़की गुस्से से भर गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे इग्नोर किया, जल्द ही तुम खुद मेरे पीछे आओगे, उसने खुद से कहा और वहां से चली गई। इधर युवान मिस्टर गुप्ता के वार्ड के बाहर खड़ा हुआ था। श्याम ने दरवाजा खोला। युवान अंदर आया, उसकी नजर बेड पर आंखें बंद कर लेते हुए मिस्टर गुप्ता पर गई। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उन्होंने कहा, नज मुझे थोड़ा पानी चाहिए। उन्हें लगा नज आई है, इसलिए उन्होंने पानी मांगा। सब मिलेगा, आखिर खातिरदारी अच्छी जो करनी है, युवान ने सर्द आवाज में कहा। किसी और की आवाज सुनकर उन्होंने तुरंत आंखें खोलकर सामने देखा। युवान को देखते ही उनके शरीर में हल्का सा कंपन हुआ। वो झट से उठकर बैठ गए, उनका दिमाग तेजी से चलने लगा। आखिर वो यहाँ क्यों आया था? उसे उससे क्या काम हो सकता था? अब तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। क्या कोई और वजह हो सकती थी यहाँ आने की? युवान शान से चलते हुए उनके सामने खड़ा हुआ। उसने उन्हें अपनी सर्द नजरों से देखा। मिस्टर गुप्ता की हालत खराब होने लगी। जब किन बिना बताए कहीं पहुंच जाए, मतलब कुछ तो बुरा होने वाला था। अचानक कमरे का तापमान नीचे गिरने लगा। युवान की नजरें अभी भी मिस्टर गुप्ता पर बनी हुई थी। अचानक ही उसने झट से उनकी गर्दन पकड़ ली। मिस्टर गुप्ता चौंक गए। युवान की पकड़ उनके गले पर मजबूत थी। मिस्टर गुप्ता उससे छूटने की कोशिश करने लगे, लेकिन युवान की पकड़ धीरे धीरे और मजबूत होने लगी। उसने झुककर गहरी आवाज में कहा, जिसे तुमने तकलीफ दी है, पता है वो मेरी कौन है? आपकी? सबकी? किसकी? बात कर रहा हो? मिस्टर गुप्ता ने बहुत मुश्किल से कहा, क्योंकि उन्हें नहीं पता था वो किसके बारे में बात कर रहा था। आरजू, युवान ने तेज आवाज में कहा। आरजू का नाम सुनकर मिस्टर गुप्ता के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। अब उन्हें सब समझ आने लगा था क्यों आरजू का वो अब तक कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे, क्योंकि उसकी रक्षा खुद किन कर रहा था। लेकिन कल उन्होंने उसके दिल और दिमाग दोनों को चोट पहुंचाई थी, जिससे उभरना उसके लिए इतना आसान नहीं था। उन्हें अगर पता होता कि आरजू के पीछे युवान है, तो वो कभी उससे मिलने की कोशिश भी न करते। लेकिन कहते हैं न, जब जिसके होने का वक्त होता है वो होकर रहता है। वही आज उनके साथ भी हो रहा था। मिस्टर गुप्ता की आंखों से पानी बहने लगा था, आंखें लाल हो चुकी थी, उनकी सांसें उखड़ने लगी थी। उन्हें अपने सामने खड़ा युवान यमराज लग रहा था, जो किसी भी पल उनकी सांसें छीन सकता था। वैसे भी उनके पास दिन ही कितने बचे थे। जब उन्हें लग रहा था कि अब वो मरने वाले हैं, तभी युवान ने उन्हें छोड़ दिया। युवान के छोड़ते ही मिस्टर गुप्ता खांसने लगे। एक तरफ खड़ा श्याम भी युवान का ये रूप देखकर घबरा गया था। युवान शायद ही कभी गुस्सा करता था, लेकिन जब उसे आ जाए तो उसे रोक पाना बहुत मुश्किल होता था। शायद आरजू को हटकर इन लोगों ने उसके अंदर छिपे हुए किंग को ट्रिगर कर दिया था। अब जब तक वो इन लोगों को इनकी जगह नहीं दिखा देता, वो चैन से नहीं बैठने वाला था। युवान ने दोबारा मिस्टर गुप्ता के जबड़े को बेरहमी से पकड़ लिया और अपनी सर्द आवाज में कहा, पता है तुमने किसे चोट पहुंचाई है? उसे, जो मेरा सब कुछ है, मेरी आरजू, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया, सब कुछ, जिसके ऊपर मैं एक खरोच तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने उसे मरने की कंडीशन में ला दिया। तुम्हें क्या लगा तुम अपनी बीमारी की वजह से बच जाओगे? गलत सोच है तुम्हारी। जितनी तुम लोगों ने उसे तकलीफ दी है, उन सब का हिसाब अभी बाकी है, और ये हिसाब अब होगा, मैं करूंगा। मिस्टर गुप्ता अंदर तक डर से सहम चुके थे। उनका शरीर डर से कांप रहा था, लेकिन युवान पर अब जुनून सवार हो चुका था, जो इन सबकी जान लेकर ही खत्म होने वाला था। युवान ने झटके से मिस्टर गुप्ता को छोड़ा। वो पीछे बेड पर जा गिरे। शाम, इसे इसकी जगह दिखाओ, कहकर वो बाहर निकल गया।
श्याम मिस्टर गुप्ता के करीब आया, उसने किसी को कॉल किया। कुछ ही सेकंड में 2 आदमी वहां आ गए। उन्होंने मिस्टर गुप्ता को किसी सामान की तरह उठाया और बाहर लेकर चले गए। कोई भी उन्हें रोकने वाला नहीं था। आखिर किसकी हिम्मत हो सकती थी किंग के गार्ड्स को रोकने की। मिस्टर गुप्ता को युवान के गार्ड लेकर जा चुके थे। उनके वार्ड के बाहर छुपी जूही बाहर निकल कर आए। वो मिस्टर गुप्ता को देखने आई थी, लेकिन जब उसने अंदर से कुछ आवाजें सुनी तो दरवाजे पर ही रुक गई। इस वक्त डर से उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। इतना खतरनाक क्या कोई हो सकता था, उसने मन ही मन सोचा। बिना किसी की नजर में आए वो वहां से तुरंत निकल गई। दूसरी तरफ आरजू के वार्ड में आहान चुपचाप सर झुकाकर खड़ा हुआ था। उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी। उसे नहीं पता था कि क्यों उसे यहाँ बुलाया गया था। हाँ, वो मिलना चाहता था उससे। आखिर वो उसका भाई था, लेकिन उसे डर था अगर आरजू उसे नाराज हुई तो। आरजू आहान की तरफ देख रही थी, जो सर झुकाकर खड़ा हुआ था। उसने उसे धीरे से आवाज दी, आहान। आहान ने उसकी आवाज सुनकर सर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंसुओं से भरी और लाल आंखें देखकर आरजू को तकलीफ महसूस हुई। वो अकेली नहीं थी जिसने सब कुछ झेला था। उसका भाई था जिसे माँ का प्यार नसीब ही नहीं हुआ था। उसकी भरी आंखें उससे पूछ रही थी कि क्या उसे उसकी बहन मिलेगी। आरजू ने अपने दोनों हाथ उसकी तरफ कर दिए और उसे अपने पास आने का इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आहान जल्दी से आगे बढ़कर उसके गले लग गया। अब तक उसकी आंखों में रुके आंसू उसके गालों पर आ चुके थे। वो धीरे धीरे सिसकने लगा था। आरजू उसका सर सहलाने लगी। आहान, आहान शांत हो जाओ, क्या हुआ? आरजू ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, आई एम सॉरी दी। मुझे सच में नहीं पता था कि वो सब बताने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं आपको खोना नहीं चाहता हूँ। मुझे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझसे नाराज मत होना। आहान बोलते भी सिसक रहा था। शांत, सब ठीक है, देखो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आरजू ने उसे खुद से अलग कर उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहा, तो फिर आप अब मेरे साथ रहेंगी ना? मुझसे दूर नहीं जाएगी ना? मैंने माँ को नहीं देखा है, लेकिन अब आप हो ना, आपको दूर नहीं जाने दूंगा। आहान ने फौरन कहा। आरजू उसे चुप होकर देख रही थी। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। वो उनके घर नहीं जा सकती थी। अभी वो इन सब से थोड़ा दूर रहना चाहती थी। उसे थोड़ा वक्त चाहिए था। आहान उसके जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आरजू ने उसके गाल पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरे घर चलो, हम वहां साथ रहेंगे। सच्ची, मैं आ सकता हूँ? आहान ने खुश होकर कहा। हाँ बिल्कुल, तुम आ सकते हो, तुम मेरे भाई जो हो। हम ट्विंस हैं ना? आरजू ने उसकी नाक पर टैप करते हुए कहा। आहान अब खुलकर मुस्कुराने लगा था। थोड़ी देर पहले जो इमोशन माहौल था, अब वो खुशनुमा हो गया था। दोनों भाई बहन अब एक दूसरे के साथ अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रहे थे। दूसरी तरफ एक काले अंधेरे कमरे में किसी को बांधकर डाला गया था। वहां पर इतना अंधेरा था कि सांस लेना मुश्किल था। उस आदमी के शरीर पर चोटों के निशान थे। उसकी बुरी हालत बता रही थी कि उसे कितना मारा गया था। तभी उस कमरे का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने की वजह से बाहर की रोशनी अंदर की तरफ आ रही थी, जिस वजह से उस अंधेरे कमरे में उजाला हो गया था। 2 लोग अंदर आए और अपनी पोजीशन ले ली। उसके बाद युवान रॉब से चलता हुआ आया, उसके पीछे पीछे श्याम। एक गार्ड ने जल्दी से एक चेयर रख दी। युवान उस पर बैठ गया और जमीन पर लेटे हुए मिस्टर गुप्ता को घूरने लगा। श्याम युवान के पीछे खड़ा हो गया। यहाँ पर कैसा लग रहा है? उसकी आवाज बहुत ठंडी थी। मिस्टर गुप्ता जो आंखें बंद कर अपने दर्द को बर्दाश्त कर रहे थे। युवान की आवाज सुनकर उनका शरीर हल्के से कांप गया। युवान आराम से चेयर पर बैठा हुआ था। वो हल्के से झुका और बोला, मुझे तुमसे सिर्फ और सिर्फ सच सुनना है। मैं किसी को बार बार मौका नहीं देता हूँ, लेकिन तुम्हें दे रहा हूँ, सिर्फ सच बोलोगे। उसकी आवाज अभी भी ठंडी थी, उस खाली कमरे में गूंज रही थी। मिस्टर गुप्ता ने धीरे से उठने की कोशिश की, क्योंकि वो अब और ज्यादा मार नहीं सह सकते थे। उनकी बॉडी पहले से ही कमजोर थी। वो किसी तरह दीवार से टिककर बैठ गए। उन्होंने हल्की आवाज में कहा, मैं वो हूँ जिसने संजय और अवनी को अलग किया था। मिस्टर गुप्ता ने धीरे से उठने की कोशिश की, क्योंकि वो अब और ज्यादा मार नहीं सह सकते थे। उनकी बॉडी पहले से ही कमजोर थी। वो किसी तरह दीवार से टिककर बैठ गए। उन्होंने हल्की आवाज में कहा, मैं वो हूँ जिसने संजय और अवनी को अलग किया था। युवान ने उसकी बात सुनकर कोई भी रिएक्ट नहीं किया। वो बिना किसी भाव के बस उसे देख रहा था, उसे कुछ रिएक्ट न करता हुआ देखकर मिस्टर गुप्ता उर्फ कौशिक ने आगे कहा, मैं, संजय और अवनी ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की थी। बस हमारे कोर्स अलग अलग थे। कॉलेज में मैं कभी भी अवनी और संजय से नहीं मिला, मेरा उनसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। मेरी इकलौती बहन, जिसे मैंने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया, उसने उस संजय के लिए खुदकुशी कर ली। वो संजय से प्यार करती थी, लेकिन संजय को अवनी से प्यार था। उसने अवनी के लिए मेरी बहन और उसके प्यार के ठुकरा दिया था। मेरी बहन ये सब सह नहीं पाई। वो बेवकूफ लड़की पागल थी उसके प्यार में।
उसे सिर्फ संजय चाहिए था। संजय के मना करने के बाद लड़के और लड़कियां उसे परेशान करने लगे, कुछ ने तो उसके साथ बुरा सलूक किया। ये वो सब बर्दाश्त नहीं कर पाए। संजय के लिए उसका प्यार, उसकी फीलिंग सच्ची थी। आखिर में मेरी बहन ने खुदकुशी कर ली। जब मुझे ये सब पता चला, मुझे उनसे नफरत हो गई। जिस बहन की मैंने डोली उठाने के सपने देखे थे, उसकी अर्थी उठानी पड़ी। जिस दिन मैंने अपनी बहन की चिता को आग दी थी, उसी दिन ये तय कर लिया था कि संजय और अवनी को कभी खुश नहीं रहने दूंगा। फिर मैंने एक प्लान बनाया, एक आदमी को हायर किया जो अवनी के साथ दोस्ती कर सके और संजय के दिल में शक पैदा कर सके। मेरा प्लान बिल्कुल सही जा रहा था। संजय को अवनी और उस लड़के पर शक होने लगा। एक दिन उसने दोनों को अजीब तरह से गले लगे हुए देख लिया था, जो उसकी आंखों का धोखा था, लेकिन उसके लिए ये सच था। फिर क्या, संजय ने अवनी को छोड़ दिया। अवनी उससे कहती रही कि वो निर्दोष है, लेकिन संजय ने उसकी एक न सुनी। दोनों को अलग देखकर मेरे दिल को चैन मिला। लेकिन एक दिन अवनी संजय के घर गई, तब मुझे पता चला कि वो मां बनने वाली थी। संजय ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, ये कहकर कि वो उसका बच्चा नहीं है। बेसहारा रोती हुई अवनी को मैंने सहारा दिया। वो मुझ पर अंधा भरोसा करने लगी थी, जो मेरे लिए ही सही साबित हुआ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि संजय के माँ बाप अवनी से बात करते थे। बच्चे के जन्म होने पर मैंने अवनी को फिर बातों में फंसाना चाहा कि वो संजय को बच्चों को दे दे। लेकिन पता नहीं उसमें कहाँ से ममता जाग गई। उसने आरजू को अपने पास रख लिया और दूसरे बच्चे को संजय के माता पिता को दे दिया। वो लोग बच्चे को लेकर चले गए, क्योंकि संजय ने अवनी की शक्ल न देखने की कसम खाई थी। अवनी भी समझ चुकी थी कि अब उन दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता था। मैंने दोनों के बीच इस कदर खाए बनाई थी कि दोनों चाहकर भी एक नहीं हो सकते थे। फिर मैंने अवनी को बहला फुसलाकर उससे शादी कर ली। लेकिन दिन ब दिन उसकी बढ़ती खूबसूरती देखकर मेरा मन मचलने लगा। लेकिन वो मुझे हाथ तक नहीं लगाने देती थी। जिससे मैं बार में जाने लगा। वहां मेरी मुलाकात सोनल से हुई। उसके 2 बच्चे थे, लेकिन वो मुझे अच्छे से खुश करती थी। लेकिन मेरा मन फिर भी अवनी के करीब जाने का होता। अवनी के मरते ही मैंने सोनल से शादी कर ली। आरजू की खराब हालात देखकर मैंने उसे हॉस्टल में डाल दिया, क्योंकि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। सारी प्रॉपर्टी उसकी नाम थी, जिस वजह से मुझे उसे इतने साल झेलना पड़ा। कौशिक कहकर चुप हो गया। सारी बातें सुनकर युवान का चेहरा सख्त हो चुका था। उसके सामने बैठा ये आदमी कितना गिरा हुआ था। अपने सो कॉल्ड बदले के लिए उसने कितनी ही जिंदगियां बर्बाद कर दी थी। युवान खड़ा हुआ और चलकर कौशिक के सामने आया। फिर अपने घुटनों के बल बैठकर उसने सर्द आवाज में कहा, तुम्हें जो करना था तुम कर चुके, अब मेरी बारी है। इतना तड़पाऊंगा ना तुम्हें कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। एक एक हिसाब होगा मेरी जान को टॉर्चर करने का। उसके बाद वो झट से खड़ा हुआ और बाहर जाते हुए कहा, खातिरदारी करते रहो, ये सोना नहीं चाहिए। कौशिक डरी हुई नजरों से युवान की पीठ देख रहा था, लेकिन वो अब समझ चुका था कि वो अपने कर्म से भाग नहीं सकता था। युवान के जाते ही कमरा बंद हो गया। वापस से उस कमरे में अंधेरा हो गया। उसके अंदर से कौशिक के चीखने की आवाज आने लगी। शायद ये आवाज अब उसकी जान लेकर ही शांत होगी। रात हो चुकी थी। युवान की कार इस वक्त ट्रैफिक में फंसी हुई थी। वो शांति से कार की पिछली सीट पर सर पीछे टिकाकर बैठा हुआ था। श्याम ड्राइवर के साथ आगे बैठा हुआ था। युवान के हाथ की मुट्ठी कसकर बंद थी। वो अभी भी कौशिक की बातों को सोच रहा था। उसे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो उसकी जान थी, ये उस पर काफी ज्यादा असर करने वाला था। लेकिन वो उससे कुछ छिपा भी नहीं सकता था। ट्रैफिक क्लियर होते ही कार वापस से सड़क पर दौड़ने लगी। कुछ देर बाद कार हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। सर, श्याम ने पीछे मुड़कर उसे आवाज दी। उसकी आवाज सुनकर युवान ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। हम पहुंच गए, श्याम ने जल्दी से कहा और कार का दरवाजा खोलकर बाहर आया। फिर उसने जल्दी से युवान की तरफ का दरवाजा खोला। युवान ने सर झुकाकर अपने हाथ को देखा। उसने मुट्ठी खोली, उसमें वॉइस रिकॉर्डर था। जो भी बात कौशिक ने बताई थी वो सब उसमें रिकॉर्ड थी। अब आरजू क्या फैसला लेगी वो ये नहीं बता सकता था। उसने गहरी सांस ली। कार से बाहर निकलकर उसने अपने कोट को सही किया। उसका चेहरा अभी भी भावहीन था। वो तेज कदमों से चलते हुए हॉस्पिटल के अंदर गया। कुछ देर बाद वो आरजू के वार्ड के बाहर था। उसने झटके से दरवाजा खोला, लेकिन सामने का नजारा देखते ही उसकी आंखें छोटी हो गई। वार्ड के अंदर का माहौल काफी अजीब सा था, या कहे कि वहां पर भीड़ काफी ज्यादा थी, क्योंकि इस वक्त वो कमरा लोगों से भरा हुआ था। इतने सारे लोगों को देखकर युवान आंखें छोटी कर सभी को घूरने लगा। फिर उसने तेज आवाज में कहा, क्या हो रहा है ये सब? उसकी आवाज सुनते ही वार्ड के अंदर मौजूद आरजू के सभी दोस्त झटके से पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। युवान को देखते ही सभी डरकर आरजू से 2 कदम दूर हो गए, क्योंकि सभी ने आरजू को पूरी तरह से घेर रखा था। युवान को इतनी भीड़ में नजर भी नहीं आ रही थी, लेकिन उन सभी के हटते ही उसे आरजू दिखाई दी, जिसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अहान इस वक्त वहां नहीं था। कुछ देर पहले ही वो अपने पिता के वार्ड में चला गया था। युवान लंबे लंबे कदम लेकर आरजू के करीब आया, फिर झुककर उसके माथे को चूम लिया और प्यार से उसके गाल सहलाते हुए पूछा,
तुम ठीक हो ना? इन लोगों ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? युवान के इस तरह से कहने पर वहां खड़े सभी लोगों ने मुंह बना लिया। भाई आपको क्या लगता है हम यहाँ भाभी को परेशान करने आए हैं? साहिल ने मुंह बनाकर कहा। उसकी बात पर युवान उसे घूरकर देखने लगा तो साहिल जल्दी से मनन के पीछे छुप गया। आपको क्या लगता है कि दी हमारी वजह से और बीमार हो जाएंगी? सूरज ने मुंह फुलाकर कहा। कोई शक? युवान ने उसे घूरते हुए कहा, जिससे सूरज का मुंह खुल गया। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, हम सब आरजू के दोस्त हैं। अब की बार जिया ने कहा। तो युवान ने कहकर अपनी आईब्रो उचका दी, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो उन लोगों से। जिया भी बेचारी चुप हो गई। सबको चुपचाप खड़ा हुआ देखकर रॉकी सामने आया। देखिए आप। रॉकी आगे कुछ कहता उससे पहले ही युवान ने सर्द आवाज में कहा, तुम कौन हो? जैसे ही युवान ने ये सवाल पूछा, रॉकी का चेहरा देखने लायक था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी अब कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह गई थी। आखिर वो यहाँ क्यों था? रॉकी का चेहरा देखकर काया ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, कोई बात नहीं, छोटे छोटे हॉस्पिटल में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। काया की बात पर रॉकी ने उसे घूरकर देखा। वो कुछ कहने ही वाला था कि अचानक वहां किसी की तेज हंसने की आवाज आई। सबने उस तरफ देखा। आरजू युवान के सीने से लग हंसे जा रही थी। उसे इस तरह से मुस्कुराता देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सब यही तो चाहते थे कि वो हंसती मुस्कुराती रहे, थोड़ा सा दुख भी उसे नसीब ना हो। युवान भी आरजू को देखने लगा। तुम सब बहुत फनी हो, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, उसने हंसते हुए कहा। सभी चुपचाप खड़े होकर उसे मुस्कुराते हुए देख रहे थे। सबको खुद की तरफ देखता पाकर वो चुप हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, क्या हुआ? उसके इस तरह से पूछने पर सभी लोग हंसने लगे। थोड़ी देर तक ऐसे ही हंसी मजाक चलता रहा। उन सभी के आ जाने से आरजू काफी हद अच्छा महसूस कर रही थी। रात काफी हो जाने के बाद वो सभी अगले दिन का आने को कहकर चले गए। अब वार्ड में सिर्फ आरजू और युवान ही बचे थे। तभी श्याम अंदर आता और उन दोनों के लिए खाना रखकर चला गया। युवान खड़ा हुआ और खाना एक प्लेट में लगाने लगा। आरजू की नजर जब खाने पर गई तो उसने मुंह बनाकर कहा, खिचड़ी। युवान ने कुछ नहीं कहा। प्लेट लेकर वो आरजू के पास बैठ गया और चम्मच उसकी तरफ बढ़ा दिया। आरजू उसकी तरफ देखने लगी। वो बहुत शांत था। युवान भी उसकी तरफ देखने लगा। आरजू ने चम्मच मुंह में ले लिया। आरजू को खिलाने के बाद युवान भी खाने लगा। इसी तरह से दोनों ने खाना खत्म किया। उसके बाद युवान ने उसे दवा दी। दवा खाने के बाद आरजू युवान को देखने लगी, जो अपना कोट उतार रहा था। कोट को सोफे पर रखकर वो चलकर आरजू के पास आया। युवान बेड पर लेट गया। फिर उसने आरजू को पास आने का इशारा किया। आरजू मुस्कुराती हुई उसकी बाहों में आ गई। युवान ने कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और आंखें बंद कर ली। आरजू सर उठाकर उसे देखने लगी। क्या कुछ था जो उसे परेशान कर रहा था? वो इतना शांत तो नहीं रहता था। आरजू गौर से उसके चेहरे को देखने लगी। दोनों ऐसे ही एक दूसरे को गले लगाकर सो गए। रात में कभी कभी आरजू की पकड़ युवान पर काफी मजबूत हो जाती थी, जैसे उसे डर लग रहा हो। जिस वजह से युवान की नींद खुली। उसने आरजू को देखा, फिर प्यार से उसका सर सहला दिया। धीरे धीरे आरजू नॉर्मल हो गई और वो गहरी नींद में चली गई, लेकिन युवान की आंखों की नींद गायब हो चुकी थी। अगली सुबह वार्ड के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक वीआईपी रूम होने की वजह से दूसरा, इस वक्त उस वार्ड में किन की मौजूदगी की वजह से कोई भी बिना परमिशन अंदर नहीं जा सकता था। युवान जो आरजू को अपनी बाहों में लिए लेटा हुआ था, उसकी नजरें ऊपर छत पर टिकी हुई थी। उसकी खुली आंखों से साफ जाहिर हो रहा था कि पूरी रात नहीं सोया। दरवाजे पर दस्तक सुनकर उसने सर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा और कहा, अंदर आओ। उसकी आवाज सुनते ही झट से दरवाजा खुला और श्याम अंदर आया। वो थोड़ा परेशान लग रहा था। क्या हुआ? युवान ने उसे देखकर पूछा। सर, बड़े सर वापस आ गए हैं। उन्होंने तुरंत आपको घर बुलाया है। श्याम ने सर झुकाकर कहा। युवान उसे घूरने लगा। क्या तुमने उन्हें बताया नहीं कि मैं फ्री नहीं हूँ? युवान ने धीरे मगर सख्त आवाज में कहा। वो मेरे बताने के पहले से उन्हें पता चल चुका है कि आप यहाँ हैं, इसलिए उन्होंने फौरन आपको वहां आने को कहा है। श्याम ने डरकर सर झुकाकर कहा। युवान ने उसे सर्द नजरों से देखते हुए कहा, लगता है अब तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा है, तुमसे एक सिचुएशन नहीं संभाली गई। श्याम का सर शर्मिंदगी से झुका हुआ था। जो किसी के कहने पर एक बार में वो काम कर दे, वो युवान सहगल नहीं। युवान ने उसे घूरते हुए कहा, बाहर जाओ और नाश्ता लेकर आओ। श्याम सर हिलाकर तुरंत बाहर चला गया। युवान ने सर घुमाकर अपने सीने से लगी आरजू को देखा, फिर झुककर गहराई से उसका माथा चूम लिया। उसने अपने होठ उसके माथे पर ही टीका दिया और आंखें बंद कर ली। उसकी पकड़ उस पर काफी ज्यादा मजबूत थी, जिसके कारण आरजू को नींद में ही घुटन का एहसास होने लगा, जिससे उसकी नींद खुल गई। उसने अपनी नींद भारी आंखें खोलकर देखा तो खुद को युवान की बाहों में पाया। वो हल्के से हिली, जिसे महसूस कर युवान झट से उससे दूर हुआ।
आरजू बार बार अपनी पलकें झपकाती हुई उसके चेहरे को देखने लगी। क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। कुछ नहीं लिटिल रैबिट, चलो अब उठ जाओ, सुबह हो गई, युवान ने प्यार से कहा। आरजू मुस्कुराए और सर हिलाकर उठकर बैठने लगी। युवान ने उसे झट से अपनी बाहों में उठा लिया। आरजू के हाथ उसके कंधे पर आ गए। मैं चल सकती हूँ, आरजू ने उसे देखकर कहा। लेकिन युवान ने कुछ नहीं कहा। वो उसे वैसे ही गोद में लिए बाथरूम में ले गया और उसे वहां छोड़कर बाहर आ गया। कुछ देर बाद आरजू बाहर आए। युवान ने उसे वापस से गोद में उठाकर बेड पर बैठा दिया। तभी डॉक्टर विजिट करने आए। मिस आरजू, अब आपको कैसा लग रहा है? पहले से अच्छा डॉक्टर, आरजू ने मुस्कुराते हुए कहा। डॉक्टर ने आगे आकर उसे चेक किया। फिर आरजू को समझाते हुए कहा, अभी हल्का फीवर है आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बस खुश रहना है। आरजू ने सर हिला दिया। युवान भी डॉक्टर की बात ध्यान से सुन रहा था। डॉक्टर ने युवान को देखकर वहां से चली गई। डॉक्टर के जाते ही वहां पर श्याम आया। उसके हाथ में नाश्ते का बैग था। युवान खड़ा हुआ और उससे नाश्ता लेकर प्लेट पर लगाने लगा। उसके बाद उसने आरजू को नाश्ता कराया, साथ ही खुद भी खाया। श्याम एक तरफ खड़ा हुआ था। उसके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि वो थोड़ा परेशान था। आरजू की नजर बार बार उस पर जा रही थी। युवान ने प्लेट साइड टेबल पर रखी और खुद फ्रेश होने चला गया। युवान के जाते ही आरजू ने झट से श्याम से पूछा, श्याम आपको क्या हुआ? श्याम आरजू की तरफ देखा और नमे सर हिलाते हुए बोला, कुछ नहीं मैडम, सब ठीक है। श्याम, आप झूठ बोल रहे हैं, आपके चेहरे से लग रहा कि आप परेशान हैं। आप मुझे बताएं, शायद मैं आपकी कोई मदद कर दूं। आरजू ने वापस से जोर देते हुए कहा। श्याम ने कुछ सोचा और फिर उसने आरजू की तरफ देखकर कहा, बड़े सर घर वापस आ गए हैं। उन्होंने अभी इसी वक्त सर को घर बुलाया है, लेकिन सर जा नहीं रहे हैं। बड़े सर का बार बार फोन आ रहा है। वो काफी गुस्से में लग रहे थे। युवान के पिता के बारे में सुनकर आरजू थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। बाथरूम से निकलते हुए युवान ने भी श्याम की बात सुन ली थी। उसके चेहरे पर सर्द भाव आ गया। वो सर्द नजरों से श्याम को देखने लगा। तुमसे किसने कहा कि तुम ये बात लिटिल रैबिट को बताओ? युवान ने सर्द आवाज में कहा। उसकी आवाज सुनकर दोनों चौंक गए। श्याम ने डर से सर झुका लिया था। कभी कभी ही युवान उस पर नाराज होता था, लेकिन यही काफी था उसे डराने के लिए। युवान आगे कुछ कहता उससे पहले ही आरजू ने जल्दी से कहा, श्याम आप बाहर जाए, मुझे युवान से कुछ बात करनी है। श्याम फौरन वहां से निकल गया। युवान अब आरजू को घूरने लगा क्योंकि उसने उसकी बात काट दी थी। युवान की सर्द नजरों से आरजू को भी डर लग रहा था, लेकिन वो किसी फैमिली के बीच नहीं आना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि युवान का उसकी फैमिली से झगड़ा हो जाए। आरजू ने सर झुकाकर कहा, आपको घर जाना चाहिए और मैं पहले ही मना कर चुका हूँ। युवान ने उसकी बात बीच में ही काट कर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तो मेरी देखभाल के लिए काफी सारे लोग हैं। मेरे दोस्त आते ही होंगे, मेरा भाई भी है। अब आपको यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, आप घर चले जाए। आरजू ने वापस से कहा। युवान ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। तो तुम चाहती हो मैं चला जाऊं? उसने सख्त आवाज में पूछा। उसे आरजू की बात सुनकर बुरा लगा था। हाँ, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आरजू ने इस बार उसकी तरफ देखते हुए कहा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। युवान ने गुस्से से कहा, फाइन। उसके बाद उसने सोफे पर रखे अपने कोट को तेजी से उठाया और आरजू की तरफ बिना देखे ही वहां से चला गया। आरजू उदास आंखों से उसे जाते हुए देखती रही। युवान गुस्से से वार्ड से जा चुका था। आरजू उदास होकर बैठी हुई थी। उसे अपनी कही बात का पछतावा नहीं था। वो जानती थी कि अब कुछ वक्त तो युवान उससे नाराज ही रहने वाला था, लेकिन सिर्फ इस वजह से वो उसके और उसके परिवार के बीच नहीं आना चाहती थी। अभी उसकी फैमिली उसे ज्यादा पसंद नहीं करती थी। ऊपर से उसका कुछ खास बैकग्राउंड भी नहीं था जिससे वो खुद का परिचय करा सके। अमीर लोगों को अमीर परिवार वाले ही पसंद आते थे। ऐसे में युवान का उसके साथ होना उसकी और उसकी फैमिली के बीच और दूरियां ला सकता था। आरजू आंखें बंद कर अपनी सोच में खोई हुई थी। तभी वार्ड का दरवाजा खुला। आहान अंदर आया। उसके चेहरे पर चमक भरी मुस्कान थी जो बता रही थी कि उसके पास कुछ अच्छी खबर थी। दी। आहान ने आरजू के पास आकर उसे आवाज दी। हाँ। आरजू उसकी आवाज सुनकर अपनी सोच से बाहर आए। मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज है, आहान ने कहा, फिर इधर उधर देखने लगा। क्या हुआ? इधर उधर क्या देख रहे हो? आरजू ने उसे देखते हुए पूछा। मैं तो जीजू को ढूंढ रहा हूँ, आहान ने बाथरूम में चेक करते हुए कहा। जीजू? आरजू ने उसके शब्द को दोहराया। उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान आ गई। उसे आहान का इस तरह से युवान को जीजू कहना बहुत अच्छा लगा था। वो यहाँ नहीं है, काम से बाहर गए हैं, आरजू ने जल्दी से खुद के भाव छिपाकर कहा। उसकी बात सुनकर आहान ने उसके पास आते हुए कहा, अच्छा फिर मैं आपको ही बता देता हूँ, डैड को होश आ गया है, आहान ने आगे खुश होकर कहा। उसकी बात सुनकर आरजू बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखने लगी। आरजू को खुद की तरफ देखता पाकर आहान बेड पर बैठ गया और
आरजू का हाथ पकड़कर कहा, दी मैं जानता हूँ आपके साथ बचपन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन क्या आप डैड को एक मौका नहीं देंगी? उस वक्त उन्हें जरूर आपके बारे में कुछ नहीं पता होगा, अगर पता होता तो वो मॉम और आपको जरूर घर लाते। डैड ने मुझसे कहा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आप उनसे मिलेंगी? आरजू ने अपनी नजरें झुकाकर अपनी पकड़ आहान के हाथों पर कसते हुए कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं लेना चाहती हूँ। हाँ तुम मेरे भाई हो और मुझे तुम्हें अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम दोनों ने एक सी जिंदगी जी है, लेकिन उन्हें अपनाने में मुझे वक्त लगेगा। आरजू की बात सुनकर आहान चुप हो गया। वही दरवाजे पर खड़े संजय जो इस वक्त व्हीलचेयर पर थे, उन्हें संभाले हुए उनके पीछे नमन खड़ा हुआ था और उसके पीछे दादा दादी और उसकी माँ थे। संजय ने जब आरजू की बात सुनी तो उन्हें बहुत बुरा लगा, लेकिन गलती उनकी भी थी कि उनका प्यार इतना कमजोर था। क्यों उन्होंने अवनी पर भरोसा नहीं किया था? अगर किया होता तो आज वो सभी एक खुशियों से भरी जिंदगी जी रहे होते। नमन व्हील चेयर को धक्का देते हुए अंदर आया, उसके पीछे बाकी सब। आरजू अचानक उन सभी को देखकर थोड़ा हैरान हुई। वो अंदर से थोड़ा घबरा भी रही थी, लेकिन ये उसने अपने चेहरे पर बिल्कुल भी दिखने नहीं दिया। दूसरी तरफ विला में युवान तेज कदमों के साथ अंदर आया। उसे हॉल में मिस्टर और मिसेज सहगल बैठे हुए दिखाई दिए। क्या मैं जान सकता हूँ मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? युवान ने सर्द आवाज में पूछा। उसकी आवाज सुनकर मिस्टर और मिसेज सहगल खड़े हो गए। मिस्टर सहगल ने कहा, अब हमें अपने बेटे से मिलने के लिए भी बताना पड़ेगा कि क्यों मिलना है हमें। हाँ बिल्कुल, युवान ने सोफे पर एक तरफ बैठते हुए कहा। उसके इस बेपरवाह अंदाज को देखकर मिस्टर सहगल ने गुस्से से मुट्ठी बना ली। तुम कब उस लड़की को अपनी लाइफ से दूर करोगे? मिस्टर सहगल ने पूछा। कभी नहीं, युवान ने तुरंत कहा। क्यों? आखिर वो तुम्हें क्या दे सकती है? उद्धरण चिन्ह, सब कुछ। तुम्हें एक अमीर परिवार की लड़की से शादी करनी चाहिए जो हमारे बिजनेस को ऊंचाई पर ले जाने में मदद कर सके। उद्धरण चिन्ह, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, युवान ने इस बार सख्त लहजे में कहा। यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, इस बार युवान ने खड़े होकर कहा और वहां से जाने लगा। तभी उसे मिस्टर सहगल की तेज आवाज सुनाई दी। तो उस लड़की से मैं अपने तरीके से डील करूंगा। अगर आपने ऐसा किया तो मैं वो कर जाऊंगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। फिलहाल आपके लिए ये बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो लड़की खन्ना परिवार की इकलौती बेटी है। युवान ने मुड़कर मिस्टर सहगल की आंखों में देखते हुए सख्त लहजे में कहा। उसके बाद अपने कोट को सही करते हुए वो आगे बढ़ा, लेकिन 2 कदम चलकर ही वो रुक गया। उसके हाथ वापस अपने कोट को पॉकेट में आए। जिस चीज को उसने अपनी पॉकेट में रखा था वो अब वहां नहीं थी। इसका एहसास होते ही उसके चेहरे पर डर के भाव आ गए। वो वॉइस रिकॉर्डर कहाँ गया? उसने अच्छे से अपने कोट को चेक करते हुए कहा। अचानक वो रुक गया। उसे याद आया जब वो वार्ड से बाहर निकलकर आया था उसने कोट को झटके से उठाया था, जिससे वो वॉइस रिकॉर्डर बाहर निकलकर गिर गया। उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। युवान तेजी से घर से बाहर भागा। वो उस वॉइस रिकॉर्डर को अभी आरजू के हाथ नहीं लगने दे सकता था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में आरजू के हाथ में वो वॉइस रिकॉर्डर था। उसका चेहरा पूरा भावहीन था। हॉस्पिटल वार्ड के अंदर आरजू सभी को देखकर हैरान थी, उसके साथ साथ आहान भी। आप लोग यहाँ? आहान ने उन सभी को देखते हुए पूछा। हाँ, क्योंकि हमें आरजू से बात करनी थी और मुझे लगता है कि बात करने में देरी नहीं करनी चाहिए, नमन ने दोनों को देखते हुए कहा। नमन की बात सुनकर आहान चुप हो गया। वो आरजू के पास से उठने लगा क्योंकि उसे लगा कि उन्हें शायद अकेले में बात करनी होगी, लेकिन आरजू ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत कर दी, जिस वजह से आहान ने सर उठा उसकी तरफ देखा। आरजू की आंखों में उसे हल्का सा डर दिखा। आरजू ने धीरे से कहा, आहान यही रहो ना। आहान मुस्कुराया और सर हिला दिया। भाई छोटा हो या बड़ा, बहनें उनके सिर्फ साथ होने से वो खुद को सेफ महसूस करती हैं, क्योंकि वो उन पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करती हैं। आज वही भरोसा जब आरजू ने आहान पर दिखाया तो आहान बहुत ज्यादा खुश हो गया। अब अपनी बहन की रक्षा करना उसका पहला कर्तव्य था। उन दोनों को इस तरह से देखकर सभी मुस्कुरा दिए। आहान तुम भी रुको, क्योंकि ये सारी बातें तुमसे भी जुड़ी हुई हैं, इस बार संजय ने कहा। आरजू ने अभी तक सर उठाकर उनकी तरफ नहीं देखा था, लेकिन उनकी नजरें अपनी बेटी पर ही टिकी हुई थी, जो बिल्कुल अपनी माँ की तरह थी। उनके दोनों बच्चे अपनी माँ पर गए थे, बिल्कुल उसके जैसे थे। क्या उसका एक भी गुण उनके अंदर नहीं आया? शायद हाँ, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं था, बल्कि वो तो खुश था। हाँ, जब सच्चाई नहीं पता थी तब नाराजगी जरूर थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उन्हें तो ये समझ नहीं आ रहा था कि आरजू उन सभी से इतना डर क्यों रही थी, लेकिन शायद इसका जवाब भी वो जानते थे। नमन उन्हें पहले ही सब कुछ बताया था, किस तरह से आरजू का बचपन बीता था। उन्हें अब इस बात का गिल्ट था कि उनकी वजह से आज उनकी बेटी की ये हालात थी। वो ट्रोमा से गुजर रही थी, लेकिन उन्हें अपनी बात समझानी थी उससे। वो उसकी आंखों में खुद के लिए नफरत नहीं देख सकते थे। सारी बात सोचने के बाद उन्होंने गहरी सांस ली। फिर उन्होंने आरजू की तरफ देखकर कहना शुरू किया,
आरजू, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहती हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि जो भी तुम्हारी माँ के साथ हुआ उसमें मेरी गलती है। लेकिन आरजू, यकीन करो, अगर उस वक्त तुम मेरी जगह होती तो वही करती जो मैंने किया था। मैं अवनी की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पाया। बहुत चाहा था उसे, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। जिस वजह से जब उसने मुझे बताया कि वो माँ बनने वाली है तो मुझे यकीन नहीं था कि वो मेरा बच्चा है। लेकिन जब अहान के पैदा होने पर माँ उसे घर लाए और मेरी गोद में देकर कहा कि वो मेरा बच्चा है तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। उस वक्त लगा मुझे कि मैं गलत था, मैंने जो किया गलत किया। मैं तुरंत तुम्हारी माँ के पास गया, लेकिन तब मुझे एक और सच्चाई पता चली कि उसने शादी कर ली। ये सदमा मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उस वक्त मेरे दिल में उसके लिए उसी पल से नफरत और ज्यादा बढ़ गई, जिस वजह से मैंने उसकी तरफ पलट कर तक नहीं देखा। अगर मुझे पता होता कि तुम भी हो तो मैं तुम्हें उनकी बात काटकर आरजू ने तेज आवाज में कहा, आप मुझे मेरी माँ से दूर कर देते। आरजू की बात सुनकर वहां चुप्पी छा गई। संजय आरजू की तरफ ध्यान से देखने लगा। बिल्कुल वो यही करता, उसने सोचा। बताए, आप मेरी माँ से मुझे दूर कर देते? आरजू ने दोबारा उनसे सवाल किया। क्या आपने एक बार भी सोचा, अगर माँ गलत थी तो क्यों वो आपसे माफी मांगती? अरे जब आपको सच पता चल गया था वो आपसे दूर हो जाती, लेकिन नहीं, वो बार बार आकर आपसे मांगती थी, लेकिन आपने एक बार भी उनकी बात नहीं सुनी। आपने अभी कहा कि मम्मा आपको बताने आई थी कि वो माँ बनने वाली थी, लेकिन आपने भरोसा नहीं किया। आपको लगा कि वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कर रही थी। सच बताएगा कि क्या आप जानते थे मम्मा कौन थी? आप दोनों की पढ़ाई लंदन से हुई थी ना, आपको पता था मम्मा कौन थी? आरजू ने उससे सवाल किया। पूरे वार्ड में सिर्फ आरजू की आवाज गूंज रही थी। संजय से कुछ बोलते नहीं बना। वो सच में नहीं जानता था कि अवनी कौन थी। कॉलेज का प्यार, फिर उसकी बेवफाई। वो अपने गुस्से में इतना अंधा हो गया था कि उसने उसके बारे में कुछ पता ही नहीं किया। उसके दिल में नफरत इस कदर बढ़ गई थी कि उसने उससे दूरी बना ली थी। लेकिन आरजू के मुंह से सुनने के बाद उसे एहसास हुआ कि शायद वो गलत था। उसने खुद ही सब कुछ बर्बाद कर दिया था। आरजू उन्हें चुप देखकर मुस्कुराए और बोली, ओह, तो आपको सच में नहीं पता था कि मम्मा कौन थी? वो भी एक अमीर परिवार से थी, उनकी लाइफ भी किसी राजकुमारी की तरह थी, लेकिन आपने उनकी लाइफ हेल बना दी। लोग कहते हैं कि प्यार अगर हमारी लाइफ में आ जाए तो हमारी लाइफ खूबसूरत हो जाती है, लेकिन आपके प्यार ने उनकी लाइफ बर्बाद कर दी। अरे मरते वक्त भी उनके होठों पर सिर्फ आपका नाम था। कैसे करेंगे सब ठीक, बताए कैसे करेंगे? क्या मेरी माँ को वापस ला सकते हैं आप? आरजू ने चीख कर कहा, जिस वजह से उसके सीने में दर्द उठने लगा। उसकी आंखों के सामने वापस से वही मंजर घूमने लगा। अपनी माँ के साथ की गई न इंसानफी उसे याद आने लगी। दी आहान ने जल्दी से उसे संभाला। सभी आरजू की हालत देखकर परेशान हो गए। आहान ने जल्दी से आरजू को दवा दी। दवा खाकर वो थोड़ा रिलैक्स हुई। उसने बिना किसी की तरफ देखे हुए बेड से उतरते हुए कहा, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए, मुझे अब किसी से कोई बात नहीं करनी है। इतना कहकर आरजू वॉशरूम चली गई। वार्ड में पूरी तरह से शांति फैली हुई थी। संजय की आंखों में सालों पहले का मंजर घूम रहा था। अब उसे लग रहा था कि अवनी शुरू से ही सही थी, लेकिन उसने ही कभी कुछ नहीं समझना चाहा। उसकी वजह से आज इतने लोग दर्द सह रहे थे। वो खुद था उनमें से। आखिर क्यों उसने नहीं समझा था अवनी को? उसके मन में इतनी उथल पुथल मची हुई थी। आखिर सच्चाई क्या थी? दादाजी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। सब ठीक हो जाएगा, उसे वक्त लगेगा, तुम्हें सब पता करना होगा। आखिर उस वक्त क्या हुआ था? संजय ने सर हिलाया। आरजू जब बाहर आई तो देखा कि सभी अभी तक मौजूद थे वहां। वो तेजी से आगे बढ़ी कुछ कहने के लिए, लेकिन तभी उसके पैर के नीचे कुछ आ गया। उसके पैरों में स्लीपर नहीं था, जिससे वो चीज उसे चुभी। आरजू रुकी। उसने अपना पैर पीछे किया, झुककर उस चीज को उठाया और बेड की तरफ आते हुए उसे गौर से देखने लगी। दी, ये क्या है? आहान ने उसे देखकर पूछा। आरजू उसे घुमाकर देख रही थी। वो कुछ पेन की तरह दिख रहा था। शायद पेन है, उसने कहा। उसने दूसरे हाथ से उसके ऊपर छुआ। अचानक उससे आवाज आई, मैं वो हूँ जिसने अवनी और संजय को अलग किया था। उस आवाज की वजह से सबका ध्यान आरजू की तरफ चला गया। आरजू हैरानी से उस पेन को देख रही थी। जैसे जैसे उसमें से आवाज आ रही थी, सबकी आंखें बड़ी हो गई थी। आरजू के हाथ कांपने लगे थे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने एक नजर संजय को देखा, जो खुद हैरान था। आखिर इतनी बड़ी साजिश उसके पीठ पीछे हुई थी और उसे खबर तक नहीं थी। आरजू सर झुकाकर उस पेन को लिए बैठी हुई थी। आहान खुद सदमे में था। दादा दादी से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। नमन की भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। सारी सच्चाई सुनने के बाद वहां मौजूद लोगों को अपने कानों पर भरोसा नहीं था। इतनी बड़ी साजिश की गई और वो लोग कुछ नहीं कर पाए। संजय बुद्ध बने बैठे हुए थे। उनके सामने अवनी का हंसता मुस्कुराता चेहरा दिखाई दे रहा था। वो अभी न तो कुछ कहने की हालत में थे और न ही कुछ सुनने की। तभी वार्ड का दरवाजा तेजी से खुला। युवान अंदर आया। उसकी नजर सीधे बेड पर बैठी हुई आरजू पर गई, जिसके हाथ में पेन था। युवान ने अफसोस से अपने चेहरे पर हाथ रख लिया।
उसने दोबारा आरजू की तरफ देखा जो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। युवान ने देखा कि वार्ड में और भी लोग मौजूद थे, संजय का भी वही हाल था, वो भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे थे। युवान ने नमन को इशारा किया। नमन ने सर हिलाया और संजय को लेकर वहां से चला गया। दादा दादी और नमन की मां भी चले गए। आहान ने अपने आंसू पोंछे और खड़ा हुआ। वो धीरे से चलकर युवान के पास आया और बोला, मेरी दी का ख्याल रखना जीजू। इतना बोलकर वो बाहर भाग गया। सच्चाई उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। युवान ने दरवाजा बंद किया, फिर गहरी सांस लेकर आरजू के पास आया। लिटिल रैबिट, उसने धीरे से उसे आवाज दी, लेकिन आरजू ने कोई रिएक्ट नहीं किया। युवान उसके पास बैठा और उसके कंधे पर हाथ रखा। तभी आरजू उसकी बाहों में झूल गई। युवान ने फौरन उसे संभाल लिया, लेकिन फिक्र और डर उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। युवान के जाने के बाद मिस्टर सहगल सोफे पर बैठ गए। खन्ना परिवार का नाम सुनकर वो शांत हो गए थे, क्योंकि खन्ना परिवार भी अमीर परिवारों में गिना जाता था, और तो और वो लोग अभी साथ में एक प्रोजेक्ट भी कर रहे थे। ये उनके लिए अच्छी बात थी। मिसेज सहगल उनके पास आए और बोली, अब आप क्या करेंगे? करना क्या है? अगर वो लड़की खन्ना परिवार से है तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके साथ काम करने पर आगे हमारे बिजनेस को फायदा होगा, मिस्टर सहगल ने कहा। फिर वो उठकर वहां से चले गए। मिसेज सहगल चुपचाप वहीं बैठी रही। उन्हें कुछ सही नहीं लग रहा था, लेकिन वो भी अपने पति के आगे ज्यादा नहीं बोल सकती थी। अगला दिन सुबह हो चुकी थी। सूरज आसमान में चढ़ चुका था। हॉस्पिटल के एक वार्ड में खुली खिड़की से धूप अंदर आ रही थी, जो सीधा बेड पर जा रही थी। हल्की हल्की हवाएं भी चल रही थी। सुबह का मौसम काफी अच्छा था। बेड में लेटे हुए युवान की नींद धूप की वजह से खुली। उसने सर झुकाकर अपनी बाहों में सोई हुई उस लड़की को देखा जिसने कल उसे इस हद तक डरा दिया था जितना वो कभी आज तक नहीं डरा। युवान ने झुककर उसके माथे को चूमा। वो कल से होश में नहीं आई थी। डॉक्टर का कहना था कि उसे थोड़ा रेस्ट की जरूरत है, वो जितना आराम करेगी उसके लिए उतना अच्छा होगा। युवान ने आरजू को अच्छे से बेड पर लेटा दिया और खुद फ्रेश होने चला गया। दूसरी तरफ उसके बगल वाले वार्ड में बेड पर मिस्टर खन्ना लेटे हुए थे। उनके पास अभी कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि उन्होंने ही सबको जाने के लिए कह दिया था। उन्हें छोड़कर जाने का किसी का मन नहीं था, लेकिन वो कुछ देर अकेला रहना चाहते थे। दादाजी ने सबको चलने को कहा, क्योंकि वो भी जानते थे कि जो पास्ट में हुआ था उसे लेकर उनका बेटा अब गिल्ट में होगा। उसे थोड़ा वक्त चाहिए था खुद को संभालने के लिए। दादाजी को बात मानकर सभी घर चले गए थे। मिस्टर खन्ना पूरी रात सही से सोए नहीं थे। पिछली सारी बातें सोच सोचकर उनकी आंखें भीग रही थी। क्या इतना ही प्यार किया था उन्होंने अवनी से? क्यों नहीं भरोसा कर पाए वो उस पर? उन्होंने खुद ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। अपने बच्चों की लाइफ भी उनकी वजह से खराब हो गई थी। ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला था। जो हो गया सो हो गया। अब उन्हें आने वाले वक्त के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन अभी वो उस कंडीशन में नहीं थे कि कुछ भी सोच सके। सुबह होते ही नमन और आहान हॉस्पिटल आ गए। दोनों सीधे मिस्टर खन्ना के वार्ड में गए। हालांकि सारी बातें जानकर आहान को बहुत दुख हुआ था। उसकी मां ने कितना सहा था, कोई नहीं था उन्हें समझने वाला। किस तरह से उन्होंने इतने साल उस जानवर जैसे आदमी के साथ गुजार दिए। वो अपने पिता से नाराज था, लेकिन कब तक रहता? उनकी कंडीशन को देखते हुए उसने अभी इन सब बातों से दूर रहना ही बेहतर समझा। अब उसे अपनी बहन को संभालना था। जो प्यार उसे बचपन में नहीं मिला वो उसे अब देना चाहता था। एक परिवार का प्यार और सपोर्ट जो हमेशा उसके साथ रहे। वार्ड में आते ही दोनों को नजर बेजान से बैठे हुए मिस्टर खन्ना पर गई। उन्हें ऐसे देखकर दोनों घबरा गए और जल्दी से उनके पास आए। डैड, आहान ने उन्हें आवाज दी। आहान की आवाज सुनकर मिस्टर खन्ना अपनी सोच की दुनिया से बाहर आए। उन्होंने नजरें उठाकर आहान की तरफ देखा। मिस्टर खन्ना को रिएक्ट करते हुए देखकर आहान जल्दी से उनके गले लग गया। उसने रोते हुए कहा, आपने मुझे डरा दिया था डैड। मॉम को तो वैसे भी नहीं देख पाया, अब आपको नहीं खो सकता हूँ। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं दी को कैसे संभालूंगा? उन्हें तो आपका प्यार भी नहीं मिला। आप इस तरह उनके हिस्से का प्यार दिए बिना नहीं जा सकते हैं। उन्हें परिवार की जरूरत है, हमारी जरूरत है। आहान की बात शायद मिस्टर खन्ना के दिल तक पहुंच गई थी। उन्होंने आहान पर अपनी पकड़ कस दी और कहा, तुमने सही कहा बेटा, मुझे अभी तुम दोनों के हिस्से का प्यार देना। तुम दोनों को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, वरना ऊपर जाकर तुम्हारी माँ से क्या कहूंगा कि अपने बच्चों को उनका प्यार भी नहीं दे पाया। अब तो मुझे जीना है मेरे बच्चों के लिए। मिस्टर खन्ना की बात सुनकर आहान और नमन को राहत मिली। दोनों खुश भी थे। नमन ने बाहर जाकर सभी को मिस्टर खन्ना के ठीक होने की बात बता दी थी। अगले 2 दिन बाद कोई भी आरजू से नहीं मिला सिवाय आहान के, क्योंकि वो अभी किसी से मिलना नहीं चाहती थी। मिस्टर खन्ना भी हालात समझते हुए शांत थे। उन्हें 1 दिन बाद ही डिस्चार्ज मिल गया था और अब उनकी हालात में काफी सुधार था। उन्होंने ठान लिया था कि वो आरजू को घर वापस लाकर रहेंगे और उसे सभी के सामने अपनी बेटी के रूप में मिलवाएंगे।
आज आरजू को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना था। आज उसकी पूरी पलटन हॉस्पिटल में उसके वार्ड में मौजूद थी। युवान के वहां न होने पर सभी फायदा उठा रहे थे और मस्ती कर रहे थे। उनके होने पर आरजू के चेहरे पर मुस्कान थी। डॉक्टर का केबिन। युवान इस वक्त काफी ज्यादा सीरियस लग रहा था। उसके साथ साथ श्याम भी केबिन में मौजूद था। वो डॉक्टर के सामने बैठा हुआ था। डॉक्टर आरजू की रिपोर्ट देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने युवान की तरफ देखते हुए कहा, देखिए मिस्टर सहगल, उनकी आज तक की कंडीशन देखकर यही पता चल रहा है कि वो अब काफी ठीक हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनके साथ इस वक्त एक साथ बहुत सारी चीजें हो चुकी है। साथ ही उन्हें सच का पता चलना हो सकता हो वो आप सभी को दिखाने के लिए नॉर्मल हो। इसलिए मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि आप उन्हें कहीं बाहर ले जाए, जहां वो इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहे और खुद को, साथ ही अपने माइंड को रिलैक्स कर सके। युवान ने डॉक्टर की बात ध्यान से सुनी और कहा, ओके डॉक्टर, मैं ध्यान रखूंगा। युवान खड़ा हुआ, उसने डॉक्टर से हाथ मिलाया। श्याम ने आगे बढ़कर आरजू की रिपोर्ट ले ली। दोनों केबिन से बाहर आ गए। बॉस, अब आप क्या करेंगे? श्याम ने उससे सवाल किया। जल्द ही पेरिस की 2 टिकट कराओ, और ये बात किसी को पता नहीं होनी चाहिए। ये आरजू के लिए सरप्राइज होगा, युवान ने सर्द आवाज में कहा। युवान की बात सुनकर श्याम हैरानी से युवान को देखने लगा। उसने मन में सोचा, ओह, तो बॉस को सरप्राइज देना भी आता है। बॉस तो मेरी सोच से और ज्यादा आगे निकले। दोनों अब चलते हुए आरजू के वार्ड के बाहर आ चुके थे। जैसे ही युवान ने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, अंदर से चीखने की आवाज आई। युवान और श्याम घबरा गए। दोनों ने जैसे ही दरवाजा खोला, अचानक उनके सामने का नजारा देखते ही दोनों अपनी जगह पर हैरान खड़े हो गए। युवान ने सामने देखते हुए तेज आवाज में बोला, क्या हो रहा है यहाँ? युवान की आवाज सुनते ही सभी डरकर झट से पीछे मुड़े। युवान सबको अपनी सर्द नजरों से घूर रहा था। वो चलते हुए वार्ड के अंदर आया। उसे देखकर सभी घबराए हुए थे, सिवाय विलेन के। सूरज डरकर विलेन की बाहों में समा गया था। विलेन ने भी उसे कसकर पकड़ लिया था। ये आवाज कैसी थी अभी? उन सभी के चेहरे देखते हुए श्याम ने पूछा। वो आवाज तो रॉकी थी, वो डरने की एक्टिंग कर रहा था, काया ने जल्दी से कहा। काया की बात सुनकर रॉकी गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा। किस मनहूस घड़ी में मैंने इसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाया, हर बार ये लड़की मुझे पिटवाने में लगी रहती है, उसने रोनी सूरत बनाकर मन में सोचा। काया की बात सुनकर युवान अब और ज्यादा रॉकी को घूर रहा था। उसने कहा, लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही एक्टिंग का शौक है। एक काम करता हूँ, तुम्हारा शौक पूरा कर देता हूँ, युवान ने सख्त आवाज में कहा। उसकी सख्ती सभी महसूस कर पा रहे थे। रॉकी की डर से हालत खराब हो रही थी। बेचारे को बिना बात की सजा मिलने वाली थी। उसने मदद के लिए आरजू की तरफ देखा। आरजू पलके झपका कर हल्के से मुस्कुरा दी। फिर उसने उठते हुए कहा, युवान जो अभी तक भयानक लग रहा था, आरजू की आवाज सुनते ही उसका वो ऑरा कहीं गायब हो गया। वो फौरन उसकी तरफ मुड़कर उसके पास आया। आरजू ने जल्दी से हाथ से इशारे कर रॉकी को जाने को कहा। रॉकी हाथ जोड़ते हुए फौरन वहां से निकल गया। उसके जाते ही सभी लोग भी धीरे धीरे चले गए। शाम सब देख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो भी बाहर निकल गया। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? उसने उसके गाल पर हाथ रखकर कहा। ठीक हूँ, जब तक आप मेरे साथ हो मुझे क्या हो सकता है, उसने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। युवान ने उसे अपनी करीब कर बाहों में भर लिया। 2 दिन पहले तक वो कितना घबराया हुआ था, अब जाकर उसके बेचैन दिल को चैन मिला था। युवान, हम घर कब जाएंगे? कुछ देर बाद उसने पूछा। आज ही हम घर जा रहे हैं, युवान ने कहा। सच्ची? आरजू ने तेज आवाज में कहा। हाँ, इसका मतलब मैं ठीक हो चुकी हूँ, अब मैं कॉलेज भी जा सकती हूँ। मेरी पाई का बहुत लॉस हो चुका है, उसने जल्दी से कहा। युवान ने बस इतना ही कहा, आगे कुछ नहीं कहा। शाम को वो लोग आरजू को घर ले आए। आहान भी उनके साथ आया था। दी, आपका घर बहुत बड़ा है, उसने इधर उधर देखते हुए कहा। आरजू मुस्कुरा दी। श्याम, तुम आहान को उसका रूम दिखा दो। श्याम ने सर हिलाया और आहान की तरफ देखकर कहा। आए। आहान श्याम के पीछे पीछे चलने लगा। आहान कुछ दिन के लिए आरजू के साथ ही रहने आया था। युवान आरजू को अपनी गोद में लेकर रूम में आया। उसे बेड पर बैठाकर खुद फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो उसने देखा कि आरजू हंसते हुए किसी से कॉल पर बात कर रही थी। युवान की आंखें अजीब हो गई। वो लंबे लंबे कदम लेकर आरजू के पास आया और उससे फोन छीनकर कान पर लगा लिया। युवान की हरकत पर आरजू चौंककर उसे देखने लगी। वही फोन पर रॉकी ने आगे कहा, तुझे लगता है कि मैं तेरे बीएफ से डरता हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मुझसे एज में बड़ा है तो मैं उससे रिस्पेक्ट देता हूँ, वरना तू तो मुझे जानती ही है, मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो तुम? युवान ने सर्द आवाज में कहा। फोन पर युवान की आवाज सुनकर सोफे पर बैठा रॉकी डर से नीचे गिर गया। उसने फोन उठाकर देखा तो खुद से कहा, नंबर तो आरजू का ही एक, लेकिन आवाज उस मॉन्स्टर की क्यों लग रही थी?
उसने फोन को कान के पास लाकर धीरे से कहा, आरजू किंग, युवान ने तेज आवाज में कहा। बस ये सुनते ही रॉकी ने झट से कॉल कट कर दी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, ऐसा लग रहा था कि अभी मौत के मुंह से वापस आया था। मैंने कहा था कि अपने मुंह पर लगाम लगाओ, किसी दिन मारे जाओगे, काया ने मैगी खाते हुए कहा। रॉकी ने उसे घूर कर देखा, फिर खुद को नॉर्मल कर उसके पास आया और उसके हाथ से मैगी का बाउल लेकर खुद खाने लगा। उसके कानों में अभी भी युवान की आवाज गूंज रही थी। काया बस उसे घूर कर रह गई थी। इधर कॉल कट करते ही युवान आरजू को घूरने लगा। आरजू ने हकलाते हुए कहा, वो बस मेरे हाल चाल ले रहा था। लिटिल रैबिट, तुम्हें लगता है कि जो तुमने हॉस्पिटल में किया था मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है? तुम्हें लगता है कि मुझसे कुछ छुप सकता है? इस बार उसकी आवाज में वो सख्ती नहीं थी। युवान आरजू के ऊपर झुक गया। आरजू घबरा कर थोड़ा पीछे हो गई। युवान ने आगे बढ़कर उसके होठों को गहराई से चूम लिया और कहा, दोबारा मेरे सामने ऐसा कुछ मत करना जिससे मुझे लगे कि तुम मुझसे ज्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस दे रही हो। तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जरूरी होना चाहिए। आरजू अभी भी हैरानी से युवान को देख रही थी। युवान पीछे हुआ और मुड़कर रूम से बाहर निकल गया। युवान के जाने के बाद आरजू अपने सेंस में आई। अभी अभी जो युवान ने किया, ये सोचकर आरजू के चेहरे पर शर्मीली मुस्कान आ गई। उसने अपने होठों को छुआ, फिर शर्माते हुए उसने अपने दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया। युवान के बारे सोचते हुए आरजू बाकी सारी बातें भूल चुकी थी। इस वक्त उसके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ युवान ही छाया हुआ था। युवान अहान के कमरे में आया। अहान अपने कपड़े रख रहा था। उसने दरवाजा नॉक किया। अहान ने पीछे मुड़कर देखा। युवान को देखते ही उसने कहा, अरे जीजू आप आए ना। युवान सर हिलाकर अंदर आया और अहान को देखकर बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहिए न जीजू, अहान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुम यहाँ अपनी बहन के साथ रहने आए हो, लेकिन मैं कल उसे इंडिया से बाहर लेकर जा रहा हूँ 1 महीने के लिए। तब तक अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो रह सकते हो या अपने घर भी जा सकते हो, युवान ने अपने अंदाज में कहा। अहान ने सर झुका लिया। हालांकि वो भी समझ रहा था कि इस वक्त आरजू को नए माहौल की सख्त जरूरत है जिससे वो जल्दी ठीक हो सके। ठीक है, मैं दी के वापस आने तक वापस चला जाता हूँ, अहान ने सर उठाकर कहा। युवान ने अहान की तरफ देखा, फिर उसके सर को सहलाकर कहा, तुम एक अच्छे भाई हो। अहान मुस्कुरा दिया। रात का वक्त, डाइनिंग टेबल पर आरजू और अहान हंस हंस कर डिनर कर रहे थे। वहीं उनके पास बैठे हुए युवान और श्याम चुपचाप डिनर कर रहे थे। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आई। आरजू ने सर उठाकर सभी की तरफ देखा तो सभी नॉर्मल होकर डिनर कर रहे थे। अहान भी मुस्कुराते हुए खा रहा था और उससे कुछ बोल रहा था। आरजू को लगा कि उसका वहम था, उसने इग्नोर कर दिया। कुछ ही सेकंड बाद उसे फिर से आवाज आई। उसने फिर तीनों की तरफ देखा तो तीनों नॉर्मल थे। आरजू ने अपना सर खुजला दिया और सोचा, सिर्फ मुझे ही ये आवाज क्यों सुनाई दे रही है, और ये कुछ जानी पहचानी भी लग रही है। अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गई। फिर से आवाज सुनकर आरजू चौंक गई और फौरन खड़ी होकर बाहर की तरफ भागी। उसके इस अचानक एक्शन को देखकर तीनों हैरान थे। वो भी तुरंत उसके पीछे गए। बाहर गेट के पास खड़ी मीरा तेज तेज आवाज में आरजू का नाम लेकर चिल्ला रही थी, क्योंकि गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। आरजू तुरंत गेट के पास पहुंची और गार्ड को देखकर कहा, गेट खोलो। लेकिन मैडम बॉस ने मना किया है, उसने सर झुकाकर कहा। मैंने कहा गेट खोलो, आरजू ने तेज आवाज में कहा। तब तक वहां वो तीनों भी आ गए थे। युवान को देखते ही गार्ड ने उसकी तरफ देखा। उसने दरवाजा खोलने के इशारा किया। गार्ड ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। आरजू बाहर आए। मीरा दी, आप यहाँ? उसने झट से मीरा के पास आकर पूछा। मीरा ने तुरंत उसे गले लगा लिया। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वो काफी जल्दी में यहाँ आई थी। मीरा ने उसे गले लगाया और कहा, तू ठीक है ना? जैसे ही मुझे जूही ने तेरे बारे में बताया मैं तुरंत यहाँ आ गई। जूही ने? आरजू हैरान थी। हाँ, मैं आज ही इंडिया वापस आई हूँ। मुझे एयरपोर्ट पर जूही मिली, वो कहीं जा रही थी। उसी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट थी। क्या हुआ था तुम्हें? मीरा ने आरजू के माथे को चूम कर कहा। आरजू को जूही के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी वजह से मीरा को इतनी रात में यहाँ आना पड़ा, और तो और वो परेशान भी हुई। दी रिलैक्स, मैं ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आइए आप अंदर चलकर बात करते हैं, आरजू ने मीरा का हाथ पकड़कर कहा। आरजू मीरा को लेकर अंदर आए और उसे सोफे पर बिठाया। पीछे से एक गार्ड ने आकर मीरा का बैग वहीं रख दिया। तीनों भी अंदर आ गए। युवान जाकर उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गया, जबकि अहान और श्याम उसके पीछे खड़े हो गए। दी, आपको जूही की बातों में नहीं आना चाहिए था, आप मुझे कॉल भी कर सकती थी। इतनी रात को इस तरह से आना, ये सही नहीं है। आपको प्रॉब्लम भी हो सकती थी। आरजू ने उसे पानी देते हुए कहा। मीरा ने पानी पिया और कहा, ये सब छोड़, ये बता जो उसने कहा था क्या वो सच है? आरजू ने सर झुकाकर हाँ में सर हिला दिया। मीरा काफी हैरान थी। धीरे धीरे आरजू ने उसे सब बताया।
सब कुछ सुनकर मीरा की आंखें नम हो गईं, वही अहान की आंखों से आंसू बह निकले जिसे उसने जल्दी ही साफ कर लिया। मीरा ने आरजू के सर पर हाथ रखकर कहा, तू बहुत बहादुर थी, तभी तो इतना सह लिया, तेरी जगह कोई और होता तो पता नहीं क्या करता। मुझे खुशी है कि तूने सही फैसला लिया, मैं तुझे कुछ नहीं समझाने वाली, तू खुद अब अपना अच्छा बुरा समझ सकती है, लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। आरजू मुस्कुराकर उसके गले लग गई, फिर अलग होकर कहा, दी मैं आपको किसी से मिलवाती हूँ। उसने अहान की तरफ देखा और पास आने का इशारा किया। अहान उसके करीब आया। आरजू ने खड़े होकर अहान के कंधे पर हाथ रखकर कहा, दी ये मेरा भाई अहान, हम ट्विंस है। मीरा ध्यान से उसे देख रही थी, अपने भाई के बारे में बताते हुए वो कितनी खुश लग रही थी। मीरा मुस्कुरा दी। उसने अहान को देखकर कहा, यहाँ आओ। अहान ने आरजू की तरफ देखा तो उसने कहा, जाओ जाओ, ये तुम्हारी दी की सेकंड मदर है, इन्होंने माँ के जाने के बाद मेरा बहुत ध्यान रखा था। आरजू की बात सुनकर अहान ने झट से झुककर मीरा के पैर छू लिए। मीरा चौंक गई, लेकिन उसने जल्द ही अहान के सर पर हाथ रख दिया। आज आरजू बहुत खुश थी। वो कमरे में बैठी हुई मुस्कुरा रही थी, तभी युवान उसके करीब आकर बैठ गया और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। क्या सोच रही हो? आरजू ने युवान के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, यही कि जब से मैं आपसे मिली हूँ मेरे लाइफ में सब अच्छा अच्छा ही हुआ, आप मेरे लकी चार्म हो। उसने पीछे मुड़कर युवान के होठों को हल्के से चूम लिया। अच्छा ऐसा है क्या? उसने उसे देखकर पूछा। हाँ बिल्कुल, अब देखिए ना, मुझे आप मिले, इतने अच्छे दोस्त मिले, मेरा भाई मुझे मिल गया। आरजू ने युवान के गले में अपनी दोनों बाहें डालकर कहा, अब मैं इतना लकी हूं तो मुझे कुछ मिलना चाहिए न। युवान ने चमक भरी से आरजू की आंखों में देखते हुए कहा। आरजू ने नासमझी से उसे देखा। युवान ने तुरंत आगे बढ़कर उसके होठों को चूमने लगा। धीरे धीरे दोनों आगे बढ़ गए। काफी वक्त बाद दोनों इस तरह से करीब आए थे। आरजू आंखें बंद कर बस युवान को महसूस कर रही थी। युवान भी काफी वाइल्ड हो गया था। दूसरी तरफ डिनर करने के बाद आरजू ने मीरा को यही रोक लिया था और सुबह जाने को कहा था। इस वक्त वो एक गेस्ट रूम में रेस्ट कर रही थी, साथ ही अपना काम भी कर रही थी। काम खत्म होते ही वो जाकर सो गई। अगली सुबह आरजू की आंखें नहीं खुल रही थी। रात की मेहनत के बाद उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। युवान ने किसी तरह उसके कपड़े बदले और उसे गोद में लिए नीचे आया। सभी उनका इंतजार कर रहे थे। नीचे आते ही युवान ने मीरा और अहान की तरफ देखा, जो आरजू को बाय बोलना चाहते थे, लेकिन वो तो नींद में थी। युवान ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, वो थकी हुई है इसलिए सो रही है। उसके बाद वो वहां से चला गया। उसकी बात का मतलब समझने में मीरा और अहान को कुछ वक्त लगा। मीरा तो समझ गई, लेकिन अहान को समझ नहीं आया। वो अपना सर खुजलाकर सोच रहा था कि आरजू थकी कैसे। उसने कुछ पूछने के लिए मीरा की तरफ देखा तो तुरंत वहां से चली गई। बेचारा अहान वैसे ही खड़ा रह